नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारे पास आज श्री राजेश मित्तल जी हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाल ही में नवभारत टाइम्स के रविवार संस्करण के संपादक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। 37 ईयर्स तक इन्होंने शानदार काम किया है। 1988 में एज एन इंटर्न इन्होंने ज्वाइन करा। एक निष्ठा, संतुलन और संवेदनशीलता, जो सेंसिटिविटी है, उसको लगातार मेंटेन किया इन्होंने। जो इनकी निष्पक्षता और उदारता है वो बार बार नज़र आती है इनके लेखों में, क्योंकि ये कई लेख इनके आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोगों को शेयर मार्केट के बारे में चेतावनी दी जाती है, बिजली का बिल कैसे भरें, अपना इनकम टैक्स कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोशिश पूरी करी कि जनता की हर हाल में मदद की जा सके। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ का इन्होंने इंटरव्यू लिया है। बहुत इन डेप्थ नॉलेज है और उस बातचीत में वो झलकता भी है। जो उनकी ओवरऑल बातचीत है उसमें वो झलक के सामने आ जाता है कि भाई इन्होंने इतना लंबा चौड़ा करियर कैसे मेंटेन किया है। अगर आप इनकी बातचीत को पूरा सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब पत्रकारिता सच्चे मन से की जाती है तो आपके जो सवालों के जवाब हैं वो भी सच्चे मन से ही निकलते हैं। एक और रिक्वेस्ट है सभी देखने सुनने वालों के लिए कि बार बार मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मिलते हैं राजेश मित्तल जी से इस वीडियो में। बटरफ्लाई हाँ। मैंने नेक बनाया हुआ है। अच्छा। वो यहाँ से बड़ा होता है, यहाँ से इधर होल होता है। हाँ। तो आप अगर आप सीधे सीधे इधर नीचे चला जाता है और नेक को सपोर्ट मिलता है। अच्छा। बहुत लॉजिकल है। अगर पिलो का सोचा जाए, अगर आप साइड में होते हैं तो ये गैप पूरा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं पतला, वो लोग बिल्कुल समझा नहीं है। आप एनाटॉमी को समझेंगे तो आप सही कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेट से सोते हैं तो नेक पिलो पतला से पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तो गर्दन फिर से आपकी ऐसी होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप साइड में लेते हैं वो पतला हुआ तो गलत है, आपकी गर्दन लटक गई। ये जितना गैप है ऐसा पिलो होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज है जो कई बार हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो जो बटरफ्लाई पिलो मैंने मंगवाया है वो इस तरह से है, बीच में से ऐसे और साइडों से उठा हुआ। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इधर से ऊंचा है, इधर जाऊं तो इधर ऊंचा है, सीधा रखूं तो प्लेन है। मेरे तीनों तरह से। तो मुझे एक बात बताइए ना, जैसे आपको नहीं लगता हर व्यक्ति का अलग होना चाहिए? जैसे इट माइट सूट यू बट इट माइट नॉट सूट अदर मे पीपल। बी, लेकिन इसमें जब हम लोगों का बॉडी का डिजाइन सेम है, हाँ स्लीपिंग स्टाइल में भी डिफरेंट। हाँ स्लीपिंग स्टाइल में तीनों कवर कर रहा है। हाँ। इफ यू आर, हाँ, अगर पेट के बल सोते हो तो देन यू नीड नॉट एनी पिलो। पर पेट के बल सोना उचित है? मैंने सुना है नहीं वो सोना ठीक चाहिए। नहीं है, नहीं सोना चाहिए। हाँ। हेल्थ में हमारा स्पेशलाइजेशन है। अगर आप देखें, डॉक्टर सिंह के साथ हमारा जो वीडियो है वो 2 लाख से ऊपर उसका व्यूज है। अच्छा। डॉक्टर सिंह को जानते हैं आप? ILBS में जो नहीं डायरेक्टर हैं, लीवर के सबसे बड़े डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर SK सरीन। अच्छा। हाँ। जो ललन टॉप में है, सौरभ द्विवेदी, हाँ। वो भी अपना गुरु ही मानते हैं। और अभी मेरे उसमें भी विदाई समारोह में भी आए थे। अच्छा और अच्छा। कह रहे थे मैं देख रहा हूँ एक नए यूट्यूबर आने वाले हैं। मेरी टीम में थे। हाँ। नहीं वो बहुत ही आपका जो फोटो है, जो वो फोटो है बहुत ही वो दिखाता है कि कितना लोग पसंद करते हैं आपको, जो आसपास हैं कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो सबके सब। क्या बात है, आपने बड़ा हाँ नहीं आई लुक्ड एट द पिक्चर। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो ऑब्जर्व करिए ना तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और लेकिन जो हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही अगर आप कीन ऑब्जर्वर हैं, कुछ ज़्यादा ही दुनिया को और अच्छे से अगर आप समझते हैं, आपको नहीं लगता आप दुखी हो जाते हैं? ये तो हम लोग ज्यादा, फिर मैंने धीरे धीरे ना, मैं अपने बेटे को कहता हूँ, मेरा बेटा, कि जैसे हम एक दूसरे को भी कहते हैं छींक आए, हम्म नोजी ब्लो करके आओ, एक दूसरे को कहते हैं, याद दिलाते हैं छींक आए तो। हम्म। तो अभी वो बीच में असम में वो जॉब करने गया था, LNT कंपनी में। अच्छा। तो मैंने कहा वहाँ पे गैंडे होते हैं, गैंडा बनो, थोड़ा मोटी चमड़ी वाला। तो अभी उसके कमरे में गैंडा रखा हुआ है। किस ज्यादा सेंसिटिव आदमी का गुजारा नहीं है। या मोटी चमड़ी कर लीजिए, जैसे कि आप आज से 15 साल पहले अगर मैं कस्टमर सर्विस में कॉल कर रहा हूँ तो कस्टमर सर्विस वाला जो जो व्यक्ति फ़ोन उठाता था वो मेरी बात को सीरियसली लेता था। या अगर मैं हाइपोथेटिकली किसी फ्लाइट में जा रहा हूँ, जो फ्लाइट के अटेंडेंट्स हैं वो मुझे थोड़ा सीरियसली लेते थे। अब वो बुरी तरह से नीचे जा रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ, नोबडी केयर्स।
जबकि पैसे लगभग उतने ही लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे ये इस तरह की जब आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि दुनिया का सामूहिक ह्रास हो रहा है, सामूहिक, इट्स अ कोलैटरल, लाइक एवरीबॉडी इज कोलैटरली स्क्रूड अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली वही है ना कि हर व्यक्ति ना अभी वो कहता है कि जो मुझे जॉब से सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, वो हर जगह वो तो बस काम को बेकार की तरह ले रहा है, नौकरी को नौकरी की तरह ले रहा है। वो देखता है कि मेरा इसमें फायदा है, मैं क्यों करूँ। अच्छा, जो नया नया जब कॉल सेंटर नए नए आए थे तो उनको एक लगता था हम एक सर्विस दे रहे हैं, हाँ हाँ। तो उनमें एक जज्बा होता था। और नए आदमी नए फील्ड में नया फील्ड होता है तो आदमी थोड़ा तमीज में रहते हैं। धीरे धीरे जब चीज़ों का जनरलाइजेशन होता है, साधारणीकरण होता है, तो क्या टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। फिर मनी माइंड जो सेल्फ सेंटर्डनेस है ना, सोशल सर्विस अब धीरे का कोई मतलब नहीं, कोई दुनिया जाए बाहर में, कोई मोरालिटी उसका कोई वो नहीं। तो जो ये धीरे धीरे वो हो रहा है ना, जितना जितना हम वो कहते हैं ना कैपिटलिज्म, पैसा पैसा पैसा, टाइम, क्वालिटी कम है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, क्वालिटी कम होती जा रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो रिलेशनशिप से है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली सोशल एनिमल। अभी हैप्पीनेस पे एक रिसर्च हुई, आपने पढ़ी वो? नहीं। उसमें हैप्पीनेस में देखा कि अनहैप्पीनेस की वजह क्या है, जहाँ लोग सुसाइड क्यों करते हैं। तो पैसा नहीं, कुछ नहीं, हेल्थ नहीं, बेसिक यही है। जिसके अच्छे रिश्ते हैं ना, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। अकेला है, कटा हुआ है, उसके साथ बुरा किया जा रहा है, पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, प्रेम में धोखा हुआ या परिवार से कटा हुआ है, उसका कोई कदर करने वाला नहीं है, वही सुसाइड कर रहे हैं। पैसे की कमी को झेल लेता आदमी। एक थोड़ा और गहरे में चलते हैं। अगर आप ये सोच के देखिए कि आपको नहीं लगता कि जो भगवान की मृत्यु हुई है लोगों के मनों में, द डेथ ऑफ गॉड हिमसेल्फ इन पीपल्स माइंड, उसने इंटेग्रिटी को धरातल से जमीन के नीचे घुसेड़ दिया है। क्योंकि क्या है, अब भगवान इज अ प्रॉप, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग, इट्स अ प्रॉप नाउ। ठीक है। और सोशल मीडिया ने जो ये धर्मगुरु थे उनकी कलई खोल दी जनता के सामने बहुत बुरी तरह से। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जनता के अंदर की जो बेसिक इंटेग्रिटी थी, मैं ईमानदारी क्यों दिखाऊं, जब मुझे ये पता अंदर तक फीलिंग आ रही है कि ना स्वर्ग है ना नर्क है, ये साले बाबा झूठ बोलते थे मुझसे, वो झूठ बोलता था मुझसे, मैं पेन क्यों लूं इंटेग्रिटी का, मैं उसका प्रतिबद्ध बन के लथपथ क्यों रहूं। भाई मेरे को भी, मैं लेट मी आल्सो हैव फन। एक सीरीज देख रहा था, सेक्रेड गेम्स। ठीक है। नाम तो सुना हुआ है उसका। हाँ, तो उसमें वो कैरेक्टर है, उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया है। तो वो कहानी बता रहा होता है, शायद 1980s की कोई कहानी, जब आपने पत्रकारिता शुरू ही करी थी। तो कहता है कि माँ मरी, नाम नहीं लूंगा किसी का, माँ मरी तो बेटे को पीएम बनाया, पीएम बन के उसने बोफोर्स का घोटाला किया। अपुन ने सोचा साला जब पीएम का ही ईमान नहीं तो अपुन का ईमान क्या करेगा। मैंने यही बात आपने कहा ना, हम्म। मैं पहले अपने पीतमपुरा से मेट्रो से आता था कश्मीरी गेट, फिर ऑटो से आता था आईटीओ। तो जब मैं नॉर्मली 50 रुपये लगने चाहिए, वो 150 रुपये मांगे। मैंने कहा क्या है भाई, आप ब्रेड के पैसे ज़्यादा देते हो तो आप मेरे से ज़्यादा क्यों मांग रहे हो। वो कहते सब लोग घोटाला कर रहे हैं, पीएम से लेकर सब लोग। तो जो आपका कहना है ना, डेथ ऑफ गॉड, वो सच नहीं है। अभी भी आप देखिए, वो थोड़े लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग सब अभी भी धर्म भीरू हैं। ज़्यादातर लोग रिचुअल्स में जाते हैं, ज़्यादातर लोग मंदिरों में देखिए रश की कमी नहीं है। केदारनाथ देखिए, वैष्णो देवी देखिए, सब जगह लोगों के मन में डेथ ऑफ गॉड जो है वो थोड़े से सेक्शन के लिए है। और उसके बावजूद हम सब लोग अनैतिक भी हैं। मतलब कि वो थोड़े से सेक्शन के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए गॉड है, लेकिन वो लोग ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं अपने आसपास, लोग जिस तरह से लोग तरक्की कर रहे हैं, जैसे तैसे कैसे भी। मैं धीरूभाई अंबानी को फॉलो करना चाहूंगा। मैं ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदार, मतलब कि जो जिनकी छवि है तो टाटा की नहीं, जी जी। मैं देखना चाहूंगा धीरूभाई अंबानी कैसे भागे इतनी तेजी से। तो किसी भी तरह से पैसा कमाना है,
कैसे पावर चाहिए। और हमारा देश एक ज़माने में वो हुआ करता था जहाँ पे लोग कहते थे गरीबी में भगवान होता है। ऐसी बातें होती थी, गरीबी में बिल्कुल। भगवान होता है, बाइबल में नहीं कहा है कि हाथी सुई के छेद से निकल सकता है, हुँ। लेकिन गरीब स्वर्ग नहीं जा सकता, ओ अमीर आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो बाइबल में कोट है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अचानक से जो ये फाइनेंसेस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं सबके लिए कि लोग पगला गए हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हैं सबके सब। मैं आपको बताऊं, मैंने सोचा तो ये है कि मैं अब उस पैराडाइम से बाहर आना चाहता हूँ पैसे कमाने के, कि अब मैं पैसा कमाने वाला धंधा नहीं करूँगा। लेकिन मैं अभी वो भी स्टैंड लेना ही पता है, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत ज़्यादा मॉरल स्टैंड लेते हो तो आप शर्मिंदा होते हो कि मैं पैसा कमाने वाला नहीं करूँगा, मैं आई वॉन्ट टू गिव बैक सोसाइटी, मन में भाव है। पर अभी जब तक मेरे को कुछ काम समझ नहीं आता, क्या मैं काम शुरू नहीं करूँगा, मैं अभी बड़े बड़े दावा नहीं करना चाहता। लेकिन सच बात यह है कि मेरा मन तो यही है, अंदर की इच्छा ये है कि मैं अब पैसे के लिए काम नहीं करूँ, जितना कमा लिया बहुत है। मेरे भी वैसे हम बिजनेस फैमिली से हैं। हमारा चारवी बाजार में हार्डवेयर का बिजनेस है, अच्छा नट बोल्ट्स का। मैं अच्छा भी कई बार दुकान पे 2 सूट 5 सूट वाशर बोल्ट, और ग्राहक आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा गोदाम से मंगवा के दे रहे हैं, दो पर्ची लिख के देनी, अपने आदमी को जा भी ले आ। अच्छा किसी और के यहाँ से तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो बिजनेस है, क्या कर सकते हैं उसमें, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। अच्छा एक बात बताइए, ये मुर्गी अंडे वाला सीन नहीं है कि ईमानदारी नहीं है इसीलिए लोग पैसा कमा रहे हैं, या मतलब आपको लगता है बिजनेसमैन ईमानदार हो सकता है, और ईमानदार होगा तो क्या बिजनेस चलेगा उसका? मैं कई बार धर्मगुरुओं से कुछ मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो मेरे मन के करीब हैं। जैसे मैं धर्मगुरुओं को कहता हूँ कि आप अपने प्रवचन से, मेरे मन में कल्पना है कि एक आम आदमी जो होता है उसके शरीर में कांटे लगे होते हैं पोर्कुपाइन की तरह। जी जी। आप अपने प्रवचन से आदमी को बना देते हो एकदम नरम खरगोश जैसा। ये हम्म। मेरे मन की कल्पना है। जी 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 जी। फिर वो समाज में जीने लायक नहीं रहता, लोग उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, वो बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम्म। जो आपका क्वेश्चन है जी जी जी। वही आई मेरे एग्री। मन में भी क्वेश्चन है कि अगर क्या बिजनेस ईमानदारी मैं आपसे सच ईमानदारी से कहूँ, मेरे फैमिली मेरे जर्नलिज्म के पक्ष में नहीं थी, उन्होंने बहुत बार छुड़वाया मुझे। अच्छा। और मेरे मन में ये था कि बिजनेस में उल्टे पुल्टे धंधे करने पड़ते हैं, मैंने नहीं करने। क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम पे भी दुकान जाया करता था। हम्म। और एक बार मेरे फादर ने देखा कि मैंने कन्वेंस बिल बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, कहते बेटे देख गड़बड़ तो यहाँ भी करनी पड़ रही है। हमें वो कन्वेंस बिल बनाना पड़ता है जी ना, जी। वो रिम्बर्समेंट की चीज़ें। हाँ 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 हाँ। मेरे फादर लास्ट ईयर नहीं रहे, 94 ईयर्स के थे, अच्छा। लाहौर में पैदा हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और 1930 में पैदा हुए थे, 17 साल के थे जब डीवी कॉलेज में पढ़े थे लाहौर में, जब पार्टीशन हुआ। तो उनके साथ कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई ना? नहीं बड़े, लेकिन वो कह रहे थे कैसे मुश्किलें, कैसे हमने ईंटें जमा करके रखते थे अपनी छत पे, और हमारा वहाँ पे अच्छा काम का था, फिर ज़ीरो ही हो गए। बिल्कुल। तो उन्होंने कानपुर में या इधर उधर बीड़ी भी बेची, स्कूटर भी, वो न्यूज़पेपर भी बेचे, सब तरह का काम किए। मेरे पिताजी वहाँ हावड़ा ब्रिज पे पेन बेचते थे। बताइए, मेरे फादर कहते थे हम वो लाइनों पे अब जाके वो अपने बीड़ी बेचना, बंडल बेचना, जो भी थे, शुरुआत कैसे भी जीरो से But शुरू की। given an opportunity, would you like to go back to that era? That's a question which I have for you. Would you like to go back to the era जहाँ पे लगता है कि भाई आज की स्थिति तो नहीं रही होगी आज? मुझे लगता है देखिए ना, ये पता क्या, हम लोग ड्राई होते जा रहे हैं। पहले रिश्तों की थी, घर में रिश्तेदार आते थे, हम कितने खुश होते थे, हम सारे बॉन्डिंग होती थी। मुझे याद आया कि हम छोटे होते थे, मेरी मौसी के बच्चे आते थे तो हम लोग रोने लग जाते थे जब वो 4-5 दिन रहने के बाद। मेरी अभी भी बेटियां मैं करती हैं। कहते हुए इमोशनल हो रहा हूँ। हाँ मेरी बेटियां भी करती हैं, मेरी दोनों बेटियां, मैंने ऐसे उनको बड़े पाला ऐसे है कि ऐसे ही ऐसे हो जाती है वो। ऐसे हम इमोशंस खत्म हो रहे हैं। हम्म। जो एक इंसान का इंसान के साथ वो होती है, आज मैं देखता हूँ कि अच्छा ये मेरे क्या काम आ सकते हैं, दूसरा भी देखता है कि क्या मेरे काम आ सकते हैं। कितने हम लोग खोखले होते जा रहे हैं। मैं उस विचार में जाना चाहूंगा, जो है मुझे कितना भी पैदल चलना पड़े, कितना मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, मैं फोन, मतलब कि सब, इंसान तो था ना, मशीन बनता जा रहा है। हम लोग
और नई मशीन भी आ रही जो इन सबको रिप्लेस भी कर रख एआई देगी। तो पहले वाली मशीन ने हमारे श्रम को रिप्लेस किया। अब नई वाली जो मशीन है, मैं खुद भी एआई का बहुत यूज करने लगा हूँ। चैट जीपीटी मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है, तो मेरे सोचने का भी छीन लेगा। मैं आपको क्या पता है ना, चैट जीपीटी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मतलब बेवकूफ इन द सेंस उनको डम कर रहा है। कर ही रहा है। जो चीज मैं सोचने का काम भी मैंने आउटसोर्स कर दिया। मैंने अब मेरे को तरह तरह की शरीर की दिक्कतें क्या होने लगी हैं। मैंने फिजिकल मेरे को अब मैं कैब करके आया हूँ, मैं ड्राइविंग से भी बचता हूँ। उतनी देर में मैं कुछ अपने रिस्पॉन्ड कर लूंगा लोगों को। वैसे तो मेरे को तो बेस्ट होता है, मैं उसमें नैप ले लेता हूँ। तो मैंने अपनी बॉडी को खराब कर लिया, अब मैं इसको भी खराब करने जा रहा हूँ। मेरे एनालिटिकल स्किल्स हैं वो। जैसे मेरे बेटे कहते थे, पापा मेरे लिए ऐसे लिख दो। मैं क्या, कैसा मर्जी लिख, पहले तू ट्राई कर, फिर मैं तेरी हेल्प करूंगा। ऐसे ही हमें एआई से काम लेने से पहले अपना कुछ कर लेना चाहिए। अच्छा, एआई बहुत अच्छी मदद करता है फिर आपकी, फिर अगर आपको पता आपने लगता कुछ है मिसिंग हाँ पार्ट्स कितने सारे हैं। हाँ हाँ, अगर आप एनालिटिकल करते हो, खुद से अच्छे से लिखते हो, हम्म, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन पूछा, तो एआई जी, बहुत अच्छा जवाब देता है। बहुत अच्छा बात है, ये तो है जी, ही। हाँ हाँ, ये है एआई के साथ है। आप कैसे मास्टर हो, हाँ हाँ, तभी आप उससे अच्छा काम करा सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखने की कला है। पर अभी अभी जो डरावना है वो ये है कि एक इनका एजीआई आ रहा है, अच्छे, जो जिसको वो अभी तक आया ही इसलिए नहीं क्योंकि उसके लिए इनको न्यूक्लियर पावर वो लगेगी, मतलब उसमें जो पावर चाहिए होगी उसके लिए ये पावर प्लांट लगा रहे हैं ये लोग। जैसे अभी लगभग शायद 7 पावर प्लांट लगेंगे तब एक एजीआई स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो जो एजीआई होगा, एक काम करना, इस पे लगाना जरा, तो मैं आपको बताता हूँ एजीआई के कितना नहीं ग्रेट। खतरनाक है। मैं जरूर जानना चाहूंगा, मेरा तो इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि नहीं, वन एक शुड बी किताब है मेरे पीछे रखी होगी, आवर लास्ट अपडेटेड। इन्वेंशन। ठीक है, मैं ले लूंगा, मैं हाँ, इसका तो मुझे फोटो खींच लेता हूँ। मत पढ़िए, मैंने पढ़ लिया, अच्छा, मतलब वो बहुत दुखी कर देगी आपको, मतलब मुझे आप। लगता है कि आप भी बहुत सेंसिटिव हैं। हाँ, नहीं, मैं सेंसिटिव इसलिए हूँ क्योंकि आपको आपके लगेगा कि यार। सवाल बता रहे हैं आप, हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ क्योंकि हाँ, संवेदनशीलता हमारी खत्म होती जा रही है। जी 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 जी। मैं भी कई बार सोचता हूँ, यार मैं इतना पत्थर दिल क्यों बनता जा रहा हूँ। नहीं, अभी आप नहीं वही फिर बने से, पत्थर झेल। क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने मैंने 2-3 जो लक्ष्य बनाए हुए हैं वो ये है कि फिर से मैं इनोसेंट लाइक चाइल्ड होना चाहता हूँ, हाँ 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 अगर हम हो पाए तो। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग बहुत चालाक होते जा रहे हैं। हाँ। चालाक नहीं होंगे तो जो आपने कहा ना, वो खरगोश हो जाएंगे, फिर हम शिकार बन जाएंगे, अभी हमें शिकारी बन के रहना है। मैंने बेटे को कहा था, मैंने एक नई टर्म कॉइन की है, हम्म कंपैशन विद कॉशन। हम्म। पर कंपैशनेट होना तो पाप जैसा हो गया है, है जैसे जी। मेरी कंपैशनेट होना पाप की तरह हो गया है। अगर आप कंपैशनेट हैं तो आप बेवकूफ ज्यादा बनेंगे। मानिए, अब मान लीजिए मेरे से एम्प्लॉई है, ये कह रहा है कि भैया मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, इसने पैसे, और वो 2 लाख का खर्चा हो गया। या मेरे से दोस्त है, मैं हर बार सोचता हूँ कि नहीं, मेरा कितना सारा पैसा फंसा हुआ है। हाँ हर बार हाँ, सोचता हूँ कि मैं पैसा उधार नहीं दूंगा, हम्म। और फिर मैं फंस जाता हूँ। और सोच के देखो कि जो लोग पैसा लेते हैं, काश वो थैंकफुल होते। मैंने तो दे अब उनसे मेक फन मांगना, ऑफ यू। क्योंकि वो मेरे को, वो अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फोन भी करेंगे, लेकिन कभी उसकी जिक्र नहीं करेंगे। एक मेरे वो मित्र, ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा है यार, इनको क्या परवाह है। हमारे गांव में ये कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो है, तो मतलब मेरे पास है तो मैं लुटाता फिरूं। वो यही है। हाँ। आप जो कह रहे हैं ना, उनके मन में मैंने उनकी रीडिंग समझी, साइकोलॉजी क्या है। हम्म। अरे इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो है। वो ये सोच के मेरे मेरे किसी दोस्त की हेल्प कर दी तो क्या फर्क पड़ा। स्कूल के जान पहचान, अब तो मैं दोस्त भी नहीं कहता किसी को, दोस्त कहने का जमाना मेरा निकल गया, अब दोस्त नहीं कह पाता मैं किसी को, मुझे दोस्त के लायक नहीं है वो। तो वो भाई साहब उन्होंने फोन किया, एक्स अमाउंट मांगा कि खाने को नहीं है, ये नहीं है, मैंने भिजवा दिया। नेक्स्ट डे, राइट नेक्स्ट डे, अपने प्लेन में बैठ के फोटो भेज डाल रहे हैं वो कि ऑन माई वे टू गोवा। बताइए। आप सोच के देखिए, मतलब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि खाने के लिए पैसे नहीं है, और फिर वो अगले दिन फोटो डालते हैं प्लेन में बैठ के कि ऑन माई वे टू गोवा, और मैं सरप्राइज हो गया कि बताओ, ये खाने को नहीं था इसके पास, गोवा भी जा रहा है ये। ये वही है जिसको कहते हैं पीठ पे छुरा घोंपना। हम्म। तो हम बेवकूफ है ना। नहीं, मेरे यकीन मानिए, उसके बाद मैंने, मेरे साथ हमेशा ये रहा है, मैं आपको तभी पैसे दूंगा जब वो पैसे दे के मैं भूल सकूं, अदरवाइज मैं पैसा देता ही, मैं मना कर दूंगा, भाई मेरे पास नहीं है पैसे आपको देने मना नहीं हो पाता, कई बार होता है, फिर फायदा क्या हुआ, आदमी कहाँ जाए। के। तो कंपैशन विद कॉशन,
कि आप Caution, अपनी आंख भी खुली absolutely, रखो, absolutely. थोड़ा देखो भी सही, लोग आपका मिसकम्पैशन का नाजायज फायदा ना उठाएं। इसी चक्कर में आपको इतना नवभारत टाइम्स में आपको इतनी इज्जत की गई, शायद यही कारण है। 1988 में जब नवभारत टाइम्स आपने ज्वाइन करा, आपके परिवार वाले खिलाफ थे और आपकी ऑलरेडी शॉप्स हैं, तो मतलब शुरुआत में आपके मन में आते थे सवाल कि यार क्या सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये काम मैं? मैं आपको वैसे बताऊं कि मैं 11th में मैंने कॉमर्स ली थी। अच्छा। हमारे परिवार में एक वो मेरी मौसी के बेटे हैं, वो सीए हैं। हम्म। तो मैंने देखा, और वो काफ़ी रिच भी थे, मैंने देखा कि उनकी बहुत इज्जत है। तो आदमी को लगता है कि अच्छा यार इज्जत है तो मुझे भी, हर आदमी को लगता है मैं परिवार में सबसे छोटा तो मेरी भी इज्जत होगी। उन्होंने क्या किया, सीए। तो मैंने सोचा मैं भी सीए कर लूँ। तो मैंने भी 11th-12th में कॉमर्स ली। तो लेकिन वो मेरी इनर कॉल नहीं थी, मैंने फैशन में बिल्कुल। की। तो जब आप इनर कॉल के खिलाफ फैसला लेते हैं तो वो फलता नहीं है। तो मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे 56% आए। तो 56% आए तो उसमें बीकॉम में मुझे एडमिशन नहीं मिला, कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन मिला। हालांकि 1988 में इतनी परसेंटेज नहीं होती थी, लेकिन तब भी 56% अच्छी परसेंटेज नहीं थी। मेरे ख्याल तब 70% वालों को मिलता होगा, 70 to 80%। तो मुझे फिर वो सोचा कि क्या किया जाए, चलो बीए ही कर लेते हैं। एक वोकेशनल कॉलेज था शेख सराय में, वहाँ से मैंने बीए किया। मुझे बुक्स का काफ़ी शौक था, बुक पब्लिशिंग वाला कोर्स कर लिया। तो उसमें पढ़ा कि मुझे एक एडिटिंग भी होती है। बुक्स में एक पार्ट होता है प्रोडक्शन का, एक पार्ट होता है मार्केटिंग का, एक पार्ट होता है एडिटिंग का। तो मुझे लगा कि एडिटिंग इज़ माय कप ऑफ टी, मुझे एडिटिंग में बहुत मज़ा आएगा। बहुत बोरिंग है, पर पता नहीं कैसे आपको लगा उस एज में। तो मैंने फिर क्या किया कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने कहा कि एडिटिंग पता करते हैं कि, और मैं अखबारों में अखबार पढ़ता था तो मैं देखता था मेरे घर में पंजाब केसरी आता था क्योंकि मेरे फादर पंजाब से थे। तो मैं कहता था ऐसे ऐसी गलतियां देख के मैं कहता कि कोई वहाँ पे कॉमन सेंस वाला बंदा नहीं है, वहाँ सारे बुद्धिजीवी हैं लेकिन उनको छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं दिख रही। तो मेरे को वहाँ होना चाहिए एक आम आदमी के नुमाइंदे के रूप में। तो मैंने कहा जर्नलिज्म करते हैं। तो पता किया तो पता लगा कि भारतीय विद्या भवन में होता है, वाईएमसीए में होता है, एक आईआईएमसी है, वहाँ तब साउथ एक्स में था उसका ऑफिस। बाद में ये जेएनयू के पास आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये गवर्नमेंट का है। जी जी जी। तो आईएमसी का फॉर्म ले आया, तो वहाँ बस स्टॉप पे खड़ा था, किसी ने कहा कि एक टीआरएफआई का होता है बेस्ट, वो टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी का है, उससे कर लिया जाए तो नैया पार, कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप में ही आपको जॉब मिल जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए कोशिश करते हैं। तो पता लगा हमारी गली में कोई वहाँ जॉब करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैंने उनसे मिला, उन्होंने वहाँ जाके मिलवा दिया। मैंने फॉर्म लाया, फॉर्म देखा तो फॉर्म में लिखा हुआ था कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ओनली देन यू आर एलिजिबल। मैंने कहा भाई मेरे मार्क्स थे 49%। 1% से। मैंने कहा भाई ये तो सपना टूट गया। मैं कहा एक बार कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा उसमें ना ऐड में नीचे लिखा हुआ कोर्स, जो जर्नलिज्म के कोर्स डायरेक्टर हैं कोई बाला सुब्रमण्यम थे, और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में उनका एड्रेस था। तो मैं वहाँ पे गया उनसे मिलने के लिए। उनको बताया कि देखिए सर मेरी फर्स्ट ईयर में आए 39%, सेकेंड ईयर में आए 49%, फाइनल ईयर में आए 59%, एवरेज बना 49%, और 1% से मैं रह गया। कहते हैं क्या प्रोग्रेस आपने की, 39, 49, 59, डन, आपका मैं ओके करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं आपके एफर्ट तो देखिए ना, बहुत सारे लोग तो बात ही नहीं करेंगे किसी से जाके। मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जिंदगी का देखिए कमाल कैसा है कि कोई दरवाजा बंद होता है ना, तो आप एक बार नॉक करके देखिए। जब आप नॉक करेंगे ना तो आप पाएंगे कि कई बार वो दरवाजा खुल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार खुलेगा, बट एक बार पुश तो कीजिए। जैसे मेरे मन में था कि करना है यार, जर्नलिज्म करना है,
तो वहाँ तो उसमें एडमिशन मिल गया। जब मैंने फॉर्म भरा और मैं उसके लिए टेस्ट देने के लिए गया, मैंने सिर्फ अभी तक किया था बीए, और वहाँ पे टेस्ट देने आए हुए थे सारे ज़्यादातर मास्टर्स कोर्स किए हुए, और ऐसे लोग आए हुए थे जो सिविल सर्विसेज का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा चलो जर्नलिज्म कर लेते हैं क्योंकि हमारी जीके अच्छी है, बाकी सब बड़ा अच्छा है। तो सब मुझे लग रहा था वो अंकल लोगों के बीच में मैं कहाँ एक और मुझे लगा कि मेरा तो टेस्ट लगता है मैं तो रह ही जाऊंगा। और वो टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे था, टाइम्स ऑफ इंडिया के अलग अलग ऑफिस में, पटना में था, लखनऊ में था, जयपुर में था, दिल्ली में था, कई जगह टेस्ट हुआ, बॉम्बे में था, और उनको सिर्फ 6 लोगों को लेना था, और टेस्ट में सैकड़ों लोगों को था। लेकिन चूंकि मेरी जीके अच्छी थी और मुझे नोट्स बनाने की आदत थी, 5-6 किताबें सामने रख के मैं हिंदी में नोट्स बनाता था, उस वजह से मेरी वर्तनी बहुत अच्छी हो गई। तो मैं टेस्ट पास कर गया, इंटरव्यू पास हो गया, और अंततः मैं जर्नलिज्म में आ गया। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो जो रविवार के संस्करण जिस पे विशेष रूप से जो आपका, कुछ लोग ऐसे थे जो वेट करते थे आपका कि आज बार आप क्या लिखेंगे, तो अभी तक आपको कौन सा लगता है कि दिस वाज, जो इनिशियल सालों में जो आपने लिखा आपको लगा, जैसे कई बार नहीं होता कि बाहुबली 1 ऐसी बन गई कि अब बाहुबली 2 नहीं बन पाई वैसी, तो वैसा कहाँ हुआ जहाँ पे आपने ऐसा लिखा कि यार इसके बाद दोबारा नहीं लिख पाया, फिर वैसा मुझे मजा नहीं आया वैसा लिखने में? देखिए, मेरा रोल जो था बेसिकली, मैंने 2008 से संडे एडिशन का एडिटर इंचार्ज बना। बाद में प्रिंट लाइन में नाम छपना शुरू हुआ शायद 2013 से। जो मेन एडिशन होता है ना, संपादक जाता है, इस जी, अंक में छपे समाचारों के लिए उत्तरदायी, जी, जी। पीआईबी एक्ट जैसे के तहत। गवर्नर की हाँ, तरह जी, 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 मैं जी। धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन जी, देता जी, हूँ। जी। आरएनआई जो होता है ना, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ जी, इंडिया, जी, जी। उस एक्ट के तहत जो होता है एक हाँ, एडिटर हाँ, का वो होता है। हाँ। तो मेरा जो काम होता है कि एक पूरे संडे एडिशन की प्लानिंग करना, राइटिंग। आप अभी मेरे से राइटिंग के बारे में पूछ रहे हैं या पूरे एडिशन का? मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दूंगा। पहले आप राइटिंग के बारे में बताइए जो आपने खुद लिखा हो, उसके बाद एडिशन पे चलते हैं। राइटिंग में मैंने बेसिकली ज़्यादातर तो मैंने धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के इंटरव्यू किए हैं। हुँ, कुछ राजनेताओं के भी किए हैं, बिजनेसमैन के भी किए हैं, खिलाड़ियों के भी किए हैं, वैज्ञानिकों के भी किए हैं, डॉक्टरों के भी किए हैं। लेकिन ज़्यादा मैं समझता हूँ मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं का है। बिना तो नाम लिए बताइए किसी एक व्यक्ति के बारे में, जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यार ये ऐसा निकलेगा, बिना नाम लिए। जी, पहले मैं आपको पहले उसका राइटिंग का आपका जो आंसर देके फिर जी, मैं जी। इस जी, आऊँगा। जी, प्लीज़ हाँ। तो मैंने एक विपश्यना कोर्स भी किया हुआ है, जिसके जो बाद में लोकप्रिय हुआ। अरविंद केजरीवाल ने भी बताया उसके बारे हाँ, में, फिर बाद में उनकी राहुल खाँसी गांधी भी खत्म हो गए। गई। हाँ, हाँ। बल्कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा था कि हम लोग साथ साथ चलेंगे अच्छा, विपश्यना में लेकिन वो भूल गए फिर अपना प्रॉमिस। तो उसके पैसे वही देने वाले थे ना? तो विपश्यना के कोर्स में पैसे नहीं है। अच्छा। जो मैं आप जो कह रहे थे कि किसने सबसे ज़्यादा निराश किया, मैं आपको पहले मैं ये इसका भी, एक तो लिखने में मैंने जो विपश्यना के बारे में जो लिखा, मुझे लगता है वो मेरा बेस्ट पीस है कि उसमें मैंने अनुभव के बारे में लिखा, और वो मेरा, मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पीस है। और विपश्यना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैंने बहुत तरह के कोर्स किए हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, मैंने इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया है सदगुरु का, एसएसवाई कोर्स किया है, सिद्ध समाधि योग, जो प्रभाकर, ऋषि प्रभाकर का था। हुँ, हुँ। और भी कई तरह के मैंने कोर्सेज किए हैं। कई लोग कहते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, तो वो शेयरिंग में ले लेते हैं। मैंने सिंगल रूम लिया, तो सिंगल, तो उसमें कोई किसी का पैसा-वैसा का इन्वॉल्वमेंट कितने नहीं है। दिन के लिए होता है? वो 10 दिन का कोर्स 10 होता है। दिन का। अच्छा। उसमें वो खाना-पीना, रहना सब कुछ उसमें फ्री। हुँ, हुँ। तो और वहाँ पे बेसिक सुविधाएँ हैं, कोई लग्ज़री नहीं है, कोई भव्य आश्रम, कोई भव्य नहीं है। कोर्स इगतपुरी है बहुत सुंदर लेकिन। अ, हाँ, मैंने वो इगतपुरी देखा नहीं है, लेकिन वो हाँ, जो आश्रम है, आप गए हाँ। हुए हैं? नहीं, नहीं, पर मैं जैसे इगतपुरी में बहुत सारे पहाड़ हैं। मुंबई अच्छा, में बड़ा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए ओके, आई नो। ओके, हाँ, ओके। हाँ। मैंने वो सब देखने का हमें मौका नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। तो आश्रम बहुत बढ़िया जगह पे है, सामने हुँ, पहाड़ दिखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे वो अच्छा लगा आश्रम में। तो वो बहुत चैलेंजिंग था कि 7 दिन बिल्कुल मौन रहना था, खाना बहुत कम खाना था, और मोबाइल आपसे पहले ही वो रखवा लेते हैं। तो शुरू में तो लगा था मैं भाग जाऊँ 3 दिन,
मैंने वो सब अनुभव लिखे हैं, कैसे कैसे कैसे, फिर बाद में इतना लगा कि खत्म ही ना हो, ऐसा मजा आने लग गया। तो वो कोर्स की खासियत ये है कि पैसा नहीं मांगते, अंत में आप चाहें तो दें, चाहे तो ना दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर दान लेते हैं तो सिर्फ उसी से लेते हैं जिसने कोर्स किया हुआ हो, और हर चीज़ की रसीद है, और वहाँ कोई वीआईपी नहीं है, वहाँ सब बराबर हैं, कोई भव्यता नहीं है। और कोर्स ऐसा है जिसमें आपको एक तरह से साधु जीवन का अगर आपने अनुभव करना हो 7-10 दिन में कर सकते हैं। ये तो हुआ मेरा आंसर। सबसे बढ़िया लिखने में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे, वो था विपस्सना के बारे में जो लिखा। आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं भी करूँ एक बार। प्लीज़ हाँ, आप उसका अनुभव ज़रूर लीजिए। हुँ। अपने आप से आपका मुलाकात होगी, आपको लगेगा कि आपका यहाँ पे एक पहरेदार बैठा है, आपको कई दिन तक लगता रहेगा। अच्छा। तो सांसों के बारे में इतनी अवेयरनेस हो जाती है, और अंदर के सेल्स के बारे में इतनी अवेयरनेस हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये ऐसा था कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा निराश किसने किया? तो नाम नहीं लूँगा, हुँ, लेकिन वो भी अभी बहुत जाने-माने स्पिरिचुअल गुरु हैं। जब आप उनकी रील देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या इनसाइटफुल, क्या बात कह रहे हैं, कमाल है। लेकिन जब क्योंकि वो बोलते हैं, जब कोई रील के सामने बोलता है तो वो पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं। उसके पीछे उनकी रिसर्च टीम की मेहनत होती है। प्लस पीआर होता है उनका बढ़िया, फोटोग्राफर बिल्कुल, बहुत अच्छे होते हर हैं। चीज़ में, एडिटिंग में, वो सब में हुँ। बहुत बढ़िया सब होता है। लेकिन जब आप वन टू वन बात करते हैं, आप आमने-सामने बात करते हैं, जैसे मैं 2 बार उनसे 1-1 घंटा मैंने बात की, वन टू वन, तो मुझे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं लगे। बीच में वो गुस्से में भी आ गए और बहुत ही साधारण व्यक्ति लगे। जबकि आप सवाल नॉर्मल पूछ रहे थे, आप अपने बेसिक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जबकि ऋषि को तो बिल्कुल शोभा भी नहीं देता उसे गुस्सा आए। अगर हाँ, आप ऋषि हैं, भाई यू हाँ, आर इन ऋषि। दिस लाइन ओनली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोफेशनली भी देखूँ तो आप गधे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली मैं जैसे नहीं होता कि देखा एज़ अ बिज़नेसमैन आई कैन गेट एंग्री, क्योंकि यस, मैं तो बिज़नेसमैन हूँ। आप बट बाबागिरी की लाइन में घुसे हैं, आपको प्रोफेशनली भी गुस्सा आने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात। भले आप एक्टिंग ही करते रहिए। एक्टिंग क्या, हाँ। एक्टिंग में भी आपका कंट्रोल नहीं है। आपसे बढ़िया तो एक्टर हैं, आपसे बढ़िया तो राजनेता हैं जिनका हम इंटरव्यू करते हैं, तो इतने भी, तब भी वो इतने मुस्कुराते रहते हैं। हाँ। भले ही आपके निकलने के बाद बोले इसको पानी मत देना। पॉलिटिशियंस का है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। निकलने में बोलेंगे इसको जैसे मैं एक बताता हूँ, एक बहुत बड़े नेता है, तो वो उससे आते हैं, रिजर्वेशन वाले क्लास से आते हैं नेता, काफ़ी बड़े नेता हैं। तो उनका जो पीए है उसने कहा कि पत्रकार सबको बुलाया जा रहा है, उनके पीए से थोड़ी अच्छी बनती है। तो उन्होंने कहा सबको बुला रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप भी आइएगा। तो मैंने पत्रकार उसको कहा, मैंने कहा एक सवाल ज़रूर मैं पूछूँगा, अगर वो परमिट करेंगे, अदरवाइज़ मैं आके करूँगा क्या? कह रहे क्या सवाल है? मैंने लिखा कि अगर नेताजी जो है रिज़र्वेशन के थ्रू आईएएस बने थे और उसके बाद अब नेता हैं, तो क्या इनके पुत्र को भी रिज़र्वेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सवाल ज़रूर पूछूँगा मैं उनसे। वाओ! वेरी गुड। ठीक है? तो उन्होंने बोला नहीं तुम अरे नहीं तुम बताओ, मेरे से भी संबंध तुम्हारे खराब हो जाएँगे फालतू में। मैंने कहा तो ज़बरदस्ती उन्होंने पहले खुद के पूछा उनके पीए ने, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा ये पूछना चाहता हूँ। कह रहे नहीं रहने दो बताओ। कह रहे मुद्दा कुछ और है, अब आओगे तुम ये पूछोगे फालतू में, वो गुस्सा होंगे, फिर बोलेंगे निकालो इसको यहाँ से और ये वो दुनिया भर की चीज़ है। तो उसने कहा कि आओ ही मत। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं आऊँगा मैं फिर। तो ये वही वाली बात है कि आप पॉलिटिशियन से आप इस तरह के सच्चे सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल है। आप मैं आपको बताऊँ, मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, जैसे पॉलिटिशियंस की, तो कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछने वाले पहले से सेट हैं, हुँ। जो वाक़ई अच्छा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनका नंबर आता ही नहीं है। बिल्कुल। वो जो उनका मेन पीआर वाला होता है, जो प्रेस को ही डील करता है, उसने अपने बंदा खड़ा किया होता है, उसको क्वेश्चन दिया होता है, हुँ। जिसमें उपलब्धियों का बखान करना होता है। बिल्कुल। वो ऐसा क्वेश्चन करता है, वो अपने डिटेल में आंसर देते हैं। फिर दूसरा भी, तीसरा भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, और उठ के खत्म। चल पड़ते हैं। हाँ। और 1-2 बार मैंने उठते-उठते भी क्वेश्चन कर लिया, वो सुनते ही नहीं है, हाँ। चल पड़ते हैं। अरे भई मैंने एक पॉलिटिशियन है, ख़ैर चूँकि नाम ना लेने का चल रहा है इसलिए नाम नहीं लेता हूँ मैं किसी का भी। वो पॉलिटिशियन ऐसे हैं, वो खुद भी ओबीसी में जो सबसे उच्च वर्ग है, ओबीसी का सबसे उच्च वर्ग। पहली चीज़ तो ओबीसी में क्वालिफाइड ही नहीं है वो वर्ग, जो जिस जाति से वो आते हैं। ओबीसी की सबसे उच्च जाति में है वो, ठीक है? और जब उनसे टफ क्वेश्चन पूछता है कोई पत्रकार तो उसको पूछते हैं कौन-सी जाति से हो तुम? भाई देखिए मान लेते हैं कोई जैसे एक भीम आर्मी है, ठीक है? उसका कोई नेता हो ऐसा सवाल पूछे, समझ में आता है भाई चलो कौन सी जाति से हो, उसको
उसके मन में सवाल हो सकते हैं कि क्या पता जानबूझ के मुझे ऐसा नीचे। आप कि ओबीसी की सबसे उच्च जाति से आते हो और आप पत्रकार से उसकी जाति पूछते हो और उसको धमकाते हो, उसको धमका भी रहे हैं वहीं के वहीं। अच्छा मिश्रा जी, मिश्रा हो ना तभी पूछ रहे हो। अरे भाई तुम कौन सा शेड्यूल कास्ट हो? तुम भी तो अपर कास्ट में ही आते हो, तुम भी शेड्यूल कास्ट के यहाँ पानी नहीं पीते हो, हमको पता है ये बात, समझ रहे हैं आप? हम सबको तो मालूम है कि तुम भी उनके यहाँ पानी नहीं पीते हो, तुम केवल ज्ञान, तुम्हें रिजर्वेशन देने। केवल 2 जातियां ऐसी हैं जो सफाई का कार्य करती हैं, देखो 2 जातियां 6800 में से, है ना, 6800 जातियों में से 2 जातियां, उन्हीं के वीडियो दिखा दिखा के अपर कास्ट को कहा जाता है कि नहीं नहीं देखो तुमने कितना अत्याचार किया। अरे भाई बाकी के लोग फिर किस लिए ऊपर बैठे हुए हैं? सबके जिसको देखो सब ऊपर बैठा हुआ है। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि जब भी उनका जो खेल है ना, हाँ हाँ उनका खेल है अपने वोट बैंक को एड्रेस करना। हाँ हाँ जब वो पूछते हैं कौन जातो, और ये कह के कि देखो उच्च जाति वाला मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये खेल खेलना था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल वो उसी आपको उस गेम में लाना चाहते हैं जिस गेम में वो माहिर हैं, बिल्कुल। जानबूझ के घसीटते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके भी बहुत बड़े नेता हैं जो अभी तक युवा है। वो उन्होंने भी यही किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसी पत्रकार ने पूछा तो कह रहे हैं उस पार्टी से हो क्या तुम उस पार्टी से। तभी अरे भाई सवाल क्या पूछा बस गया है बस, उसका जवाब दो। हाँ सही बात है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। पर जिस देश का प्रधानमंत्री ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, नहीं, पर प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए, मेरे हिसाब से करनी चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, दुनिया भर के ड्रामे हैं उसके जीवन में, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चौड़े में करता है, खड़े होकर लड़ता रहता है पर करता है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना? नहीं लगता आपको? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आपने उसको देखा देख। आजकल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें ट्रंप से एक मीडिया वाले ने पूछा कि क्या एक प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट रहते हुए बिजनेस करना ठीक है, उसका और उसके परिवार का? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उसने उसको धमका दिया, हम्म भाई तुम कहाँ से हो, किस देश से हो, तुम्हें पता है तुम्हारे देश का पीएम हमारे यहाँ आ रहा है, हम्म मैं बताऊंगा तुम्हारे बारे में उसको, हम्म ऐसे बोला। हम्म। आप सोचिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस समय वेरी क्या गुड हुआ, क्वेश्चन। जैसे ही आप राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद आपकी जो वैल्यूएशन है, जिसको आप आने नहीं दे रहे पब्लिक में, वो बंदा अपनी वैल्यूएशन पब्लिक में नहीं आने दे रहा। 300 बिलियन क्रॉस कर गया है वो अकेले ही। तो तुम राष्ट्रपति बने थे पैसे कमाने के लिए, सही। लोगों को बेवकूफ बना के तुम राष्ट्रपति बनने थे तुम। अमेरिका फर्स्ट कह हाँ, दिया, और पूरा लोगों को देश बस एक बेवकूफ बन गया यार। वो नेशनलिस्ट भावना, वो सब, और जो एक्शन है वो सब बिजनेस सारा पूरा का सेंट्रिक पूरा है। सब कुछ बिजनेस सेंट्रिक है भाई। उसने तो ये बात खोल भी दी हाँ हाँ कि मैंने दोनों देशों को बिजनेस के नाम पर धमका दिया, हाँ हाँ इंडिया और हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान। जैसे मान लेते हैं आप जो है, जो एक आदमी जिसको, जब जब इस तरह के लोग, जो जो जिस जिस लेवल पे डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, उस तरह के लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो आपके मन में भी आता है कि यार पैसे ही कमा लेते हैं। मे बी इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब वो लोग भी ऐसे कर रहे हाँ, हैं। अब आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना अपने आप में बहुत रिस्पेक्टफुल काम होना चाहिए। उसके बाद वो पैसे कमाने में बिजी है, देश की भी चिंता नहीं करता, सही बात। अपने ही देश की चिंता नहीं करता, वो बिल्कुल। पैसे कमाने में बिजी है वो आदमी। अब आप इनके मुकाबले ओबामा को देखिए, हम्म, वो लगता था कि भाई बिल्कुल। पर देख। ओबामा पे भी अलग आरोप लगे, किसकी तारीफ करे किसकी ना करे, समझ में ही नहीं आता। किसी की तारीफ करके फंस जाए आदमी, पता चला 2 दिन बाद वो बदल गया। चलिए उसी पे वापस आते हैं, निष्पक्षता और उदारता। ठीक है, ये दो आपकी सबसे सुंदर क्वालिटीज में से एक कहा जा सकता है कि निष्पक्ष होने की आप कोशिश जरूर करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि निष्पक्ष बने रहना आसान काम नहीं है। जब तक आप वोट डाल रहे हैं आप निष्पक्ष नहीं है, सीधी सी बात है ना? अगर आप वोट डाल रहे हैं आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो आपके करियर में ये सिद्धांत कैसे आया धीरे धीरे कि निष्पक्ष भी रहना है और उदार भी रहना है? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया नभा टाइम्स में, वो था 88 में। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे घर में पंजाब केसरी आता था, जी जी। लेकिन मैं अखबार पढ़ने के लिए आर्य समाज मंदिर में जाता था, वहाँ नभा टाइम्स आता था। नभा टाइम्स मैंने जब 86, शायद 86 से पढ़ या 85 से पढ़ना शुरू किया होगा, और बाद में तो जब मैंने ज्वाइन कर लिया तब तो पढ़ना ही था। नभा टाइम्स के संपादकीय पेज की ये खूबी थी, और अब भी कोशिश होती है, लेकिन तब ये बहुत खास था। उसमें हर विचारधारा के आर्टिकल्स छपते थे। उसमें लेफ्टिस्ट सोच के भी आर्टिकल लिखते थे,
धुरंधर लिखते थे वहाँ पे भाट डोगरा होते थे, समाजवादी विचारधारा के मधुलिमी लिखते थे, और हिंदूवादी विचारधारा लिखते थे सूर्यकांत बाली लिखते थे। और तो हमें, और कांग्रेस के बारे में हमारे माथुर साहब थोड़े से कांग्रेस के माने जाता था कि कांग्रेस के लिए थोड़े सॉफ्ट थे, तो माथुर साहब कांग्रेस के पक्ष में लिखते थे। विष्णु खरे थे हमारे जो जाने माने कवि और आलोचक भी हैं, वो भी सहायक संपादक थे उन दोनों, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट लेनिंग के थे। तो नवभारत टाइम्स का जो संपादकीय पेज था वो तरह तरह के विचारों का गुलदस्ता होता था, और उसको तो पढ़ के मेरा दिमाग भी खुला कि हमने हर तरह की विचारधारा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप एक सिलेक्टिव नहीं सोचते। जैसे आप अभी सोशल मीडिया में आप एक खास तरह का सोच को मानते हैं, तो आपको वही सोच लाइक करते हैं, तो वही सोच की चीजें दिखती हैं, बिल्कुल। तो आप एक घेरे में बंद हो जाते हैं। और अखबार की खूबी, एक अच्छे अखबार की खूबी यही होनी चाहिए, वो आपको सब हर तरह के पक्ष दिखाए, देन यू कैन डिसाइड। लेकिन आपको उसको पक्ष तो पता है, अब तो पक्ष ही नहीं पता होता, आप मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, चाहे इधर है चाहे उधर है। तो वो जो बीज आए एक निष्पक्षता के, कि हम पर्सनल लेवल पे अगर थोड़ी सी लीनिंग कहीं है, अगर मैं वोट डालने जाता हूँ तो मेरी पसंद कोई हो सकता है, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल मोर्चे में हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि उसमें कोई ना आए। खबर के साथ मैं ऐसा नहीं हो कि ग्राहम स्टेंस वाला है तो उस वाली खबर दबा दिया, इस वाली खबर को छोड़ दिया, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो वो सीखा मैं संपादकीय पेज से। मैं अपने जो हमारे जो सुनने वाले हैं मैं उनको कहूँगा कि आप अखबार पढ़ें। अब तो अखबार पढ़ना बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर अखबार पढ़ते हैं तो उसका एडिटोरियल पेज जरूर पढ़िए, और खासकर उस अखबार का एडिटोरियल पढ़िए जिसमें सब तरह के पक्ष छपते हों। उससे आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुली रहेंगी। मेरा जो दिमाग की खिड़कियाँ खुली, मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो नवभारत टाइम्स का जो संपादकीय पेज था, उसमें सब तरह के विचारों को स्वागत होता था। हम संपादकीय के खिलाफ मैं उन दोनों लेटर लिखता था, तब मैं अखबार में नहीं आया था, संपादकीय लेख के खिलाफ, वो सब छपते थे। तो ये खुलापन जो है ना, वहीं से सीखा। और उन दोनों हमारा संपादकीय पेज इतना फेमस, इतना वो लोकप्रिय था कि शाम को इलाहाबाद पहुंचता था। इलाहाबाद उन दिनों लोग पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे, जो सिविल सर्विसेज से करते थे। जी। वो जो अभी किंग्सवे कैंप में है या अब दूसरी तरफ बन गया है, तब इलाहाबाद में सब लोग रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, वहाँ शाम को अखबार आता था, तो शाम को भी अखबार वहाँ पे एकदम सोने की तरह बिकता था। बिल्कुल। इंतजार करते थे हमारे अखबार का कि लोग कहते थे इसका संपादकीय पढ़ेंगे तो हमारी एक दृष्टि, हम लोग सिविल सर्विसेज में जो लंबे आंसर लिखने हैं या इंटरव्यू है उसको सही ढंग से हम झेल पाएंगे, उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो जो आपने पूछा है कि निष्पक्षता वहां से सीखी, और उदारता अपने सहयोगी से सीखी कि हम लोग अपने जो सहयोगी है, जैसे हमने एसपी सिंह जी के साथ में काम किया, जिन्होंने बाद में आज तक बनाया, तो उनसे सीखा उदारता। जैसे हमने एक लेख छापा था कि महाभारत में पांडवों ने भी जगह जगह अधर्म का सहारा लिया। आपको पता ही है, भीष्म से लेकर द्रोणाचार्य से लेकर कर्ण से लेकर दुर्योधन से लेकर सबको नियम के खिलाफ जाके मारा गया, वरना पांडव कभी भी वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो हमारे एक सहयोगी नीरेंद्र नागर जी ने लिखा था, तो उसका मैंने हेडिंग सुझाया था, अधर्म की अधर्म पर विजय। जबकि कहा जाता था कि धर्म की अधर्म पर विजय। तो तब सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देखो दोस्तों, ये ज्यादा हो जाएगा, इसका कुछ समाज से वो आ सकता है। तो उसको ना थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको वेंट करने के लिए एक जगह दो कि अगर आप इस लेख से सहमत नहीं है तो आप अपने विचार भेजिए। तो जब हमने वो लेख छापा तो उसके साथ में पाठकों को कहा कि अगर आप सहमत नहीं है तो आप अपने विचार भेजिए। तो आपने जगह दी, ये उदारता, ये निष्पक्षता वहां से सीखी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अधर्म को मारना है तो बड़ा अधर्मी बनना पड़ेगा। बड़ा अधर्मी बनेगा। तो आप जैसे मेरा बड़ा एक पसंदीदा सवाल है जो मैं आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल गुरुओं से करता हूँ कि धार्मिक के साथ तो धार्मिक रहो ही,
या नैतिक व्यक्ति के साथ तो नैतिक है, लेकिन अनैतिक व्यक्ति के साथ भी नैतिक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि एक साधु का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिच्छू, साधु अगर बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ता तो साधु भी उसको बचाने का धर्म ना छोड़े। और एक तरफ महाभारत का एग्जाम्पल है कि अधर्म को जो है दूसरी तरह से आप उसको हैंडल कीजिए। आपको धर्म की राह पे चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपने भी वही कहने जाना है, आप प्लीज अपनी बात कहिए। मुझे ये लगता है कि साधु जो बिच्छू को बचाए उसके डंक को पकड़ के ही उसको बचाए, क्या ताकि वो उसको बात है, डंक मार ना सके। उसको क्या बड़ा बात है, सिंपल सा है। वेरी गुड। जैसे रामायण में एक जगह पे विभीषण भगवान राम से मिलने आते हैं, जो भगवान राम समुद्र इस पार होते हैं, तो जब रावण उनको लात मार देता है और बोलता है निकल जा मेरे राज्य से, तो विभीषण छोड़ के भगवान राम के पास आ पहली जाते हैं। बार पहली बार जब आते हैं तो सुग्रीव पहुंचते हैं और कहते हैं पता नहीं ये सठ जो है, ये राक्षस पता नहीं क्यों आया है मेरे को यहाँ पे, भेद लेने आया भेद है, लेने क्या आया है। है? तो ऐसे बोलते हैं। तो भगवान राम का जो बहुत इतना इंटरेस्टिंग उनका जवाब है, वो कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई राक्षस नहीं जिसको लक्ष्मण ना मार दे, मेरी तो बात ही मत करो, तो तुम उसको ले आओ, मेरा क्या ही उखाड़ लेगा वो। आप समझ रहे हैं ना, मतलब चौपाइयों में मैंने पढ़ा है सुंदरकांड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि साधु को या तो अपने ऊपर इस तरह का भरोसा होना चाहिए, हाँ, भगवान राम जैसा आदमी जिसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ऊपर है उसका, भगवान राम का, कि क्या ही कर लेगा मेरा, क्या कर लेगा ये मेरा, Let him कोई भी come. हो, हाँ, लेट हिम कम, बिग डील। तो जब तक आप इस लेवल पे नहीं हो तब तक तो आप बिच्छू को डंक से ही पकड़ो, क्योंकि अदरवाइज वो आपको मार देगा। आप ये तो ये लेवल है मेरा कि भाई मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरा कुछ नहीं कोई नहीं बिगाड़ सकता, वरना आप डंक से पकड़ो उसको, तभी सोल्यूशन, अदरवाइज नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसका भी एक और ऐसी एक कथा है कि एक सांप था जो लोगों को बहुत दसता था। तो एक साधु महाराज आया कि क्यों दसता है भाई, उसको समझाया कि तू मत डसा कर। तो जब साधु महाराज दूसरी बार आप आए तो देखा सांप अधमरा था। सांप ने कहा कि आपने कहा था, मैंने डसना बंद कर दिया। कहते मैंने ये तो नहीं कहा था कि फुफकारना बंद कर दे ताकि दुष्ट आदमी तभी दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल। मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप अपनी शक्ति में वो नहीं है, पहली चीज तो जैसे मुझे ऐसा लगता है हमारे भगवान जो है वो बहुत ही गजब शिक्षा देते हैं, हमारे सारे भगवान। पहली शिक्षा हमारे भगवानों की क्या है, कोई भी फोटो आप देख लीजिए भगवानों की, यही फोटो देख लीजिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, हमेशा आसपास गोल्ड होता है उनके, दबा के गोल्ड होता है। ये तो है ना, ऐश्वर्य। हाँ, ऐश्वर्य। पहली उनकी शिक्षा है पैसे रुपए मेहनत करो, कमाओ, गरीब मत बने रहो। पहली शिक्षा बहुत क्लियर है। दूसरी शिक्षा, हमारा कोई भी भगवान अस्त्र विहीन नहीं होता, वो शस्त्रों के साथ रहता है कि शस्त्र अपने पास अवश्य रखो, कब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, तो शस्त्र अवश्य अपने पास रखो। तीसरा हमारे भगवान जो हमें शिक्षा देते हैं वो बहुत ही क्लियर है कि प्रैक्टिस करो अस्त्रों की, मतलब उनकी युद्ध नीति की रोज प्रैक्टिस करो, एवरी डे। धार तेज करो, धार तेज करो, हर दिन तैयारी करो। शार्पन योर सा, वो जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कवी का जो है। जी जी जी। तो हमारे भगवान तो मतलब ये तो हमारे भगवान से प्रैक्टिकल आपको मिलेगा ही नहीं कोई, हर चीज बहुत प्रैक्टिकल है उनकी कि भैया ये करो ये करो ये करो ये करो ये, उसके लिए वो कोई लिखित रूप शिक्षा, उनकी फोटो देख लो आपको वही बता रहा है कि फोटो में ही सब है उनका, कि भाई ये मैं जो मेरे ऐसे बन जाओ, बात खत्म, टेंशन नहीं आएगी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भगवान तो बहुत ही अच्छा। स्पिरिचुअल में देखिए, आपको लगता है भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, योगेश्वर भगवान कृष्ण, बजरंगबली, ठीक है, ध्यान लगाने बैठे हैं तो मतलब आता पता नहीं है कहाँ क्या है, उनसे बड़ा साधु कोई नहीं बजरंगबली की तरह। परंतु युद्ध में उतर रहे हैं तो मतलब ऐसे ब्रूटली लोगों को मार रहे हैं कि जो गोर शब्द है, कि गोर मतलब ऐसा कहते हैं विभत्सता से मार रहे हैं लोगों को। अहिरावण की भुजा उखाड़ना का जो है, आपको लगता है किसी की आप भुजा उखाड़ोगे उससे ज्यादा विभत्स दृश्य क्या हो सकता है, पर आपका भगवान करता है वो। तो आपके भगवान बहुत क्लियर शिक्षा दे रहे हैं आपको कि आप युद्ध में उतरो मत, शांति चाहो। जैसे भगवान राम ने कितनी कोशिश करी शांति हो जाए, कितनी ज्यादा कोशिश करी, भगवान कृष्ण ने कितनी कोशिश करी शांति हो जाए, पर जब युद्ध शुरू हुआ तो विभत्सता की पराकाष्ठा पे चले गए कि भाई विभत्स बन जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पीछे नहीं लौटना। बिल्कुल। तो ये हमारे भगवानों की शिक्षाएं अगर हम लें तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, सारे भगवानों की। अब कृष्ण जी का तो रन छोड़ दास, अगर सही वक्त नहीं है तो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, फिर पूरी तैयारी के साथ आओ। बिल्कुल।
जब ये अगर आप देखेंगे, चलिए भगवान कृष्ण को तो थोड़ा साइड कर देते हैं, चाणक्य को देखिए। चाणक्य इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं कि कब युद्ध करना है, कब हमला करेंगे, कितने बजे वो वीक हो जाएगा, तब जाना, पर इसमें ध्यान रखना, इधर वाला ध्यान रखना, शाम को हमला कर सकते हो, रात को हमला कर सकते हो, देखो कहाँ उसकी वीकनेस क्या क्या है, महिला भेज के देखो उसके पास एक सुंदर सी। महर्षि चाणक्य तो क्या क्या सिखाते हैं। अगर महर्षि चाणक्य को, जो हमारे देश में क्या हुआ कि जो जन जागरण होता है ना, एक जन जागरण होता है, जब जन जागरण हमारे देश में हुए तो जन जागरण कुछ ऐसे हुए कि वो जो सन 1000 के आसपास के जो जन जागरण थे वो रामायण महाभारत वाले ज्यादा थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान का किसी को क्षमा कर देना, ये रामायण महाभारत से आ रहा है, चाणक्य नीति नहीं थी ये। जबकि आइडियली चाणक्य नीति को एक नेशनल बुक बना देना चाहिए था कि भाई यही फॉलो होगी इस देश में और कुछ नहीं फॉलो होगा। तो अब चाणक्य तो बहुत पहले लिख के गए थे कि ऐसे ऐसे वॉर होगा, ऐसे ऐसे वॉर होगा, उनको इग्नोर करके ये रामायण वाले युद्ध पे चले गए, महाभारत वाले युद्ध पे चले गए, तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जिस भी देश में जो लोग अपने पूर्वजों के द्वारा लिखित किताबों को इग्नोर करते जाएंगे, जो लॉ ऑफ द लैंड है, जमीन का जो जो जिस जमीन से जो पैदा होता है उसे खाना पीना बंद कर देंगे, तो उनका विनाश विनाश। होना लगभग निश्चित हो जाता है। जो कि अब हमको दिख रहा है धीरे धीरे कि हम सरसों का तेल खाते थे वो बंद कर रहे हैं हम, फॉर नो रीजन, आई हैव नो आइडिया क्यों बंद कर रहे हैं हम। जबकि जमीन का, अगर नॉर्थ इंडिया के आप हो तो सरसों का तेल आप सरसों तेल तो खाइए, है ही उधर नारियल का तेल, नारियल का, कोकोनट साउथ चलता में है हो तो इधर। नारियल का तेल खाओ। देखो बिल्कुल। वही वाली बात है कि लोगों को अपनी जमीन को की चीजों को देख समझ के उसी हिसाब और से रहना ऑलिव चाहिए, ऑयल एकदम, वो अचानक ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, फॉर नो ऑलिव रीजन। आई हैव नो आइडिया क्यों, आई हैव नो बिल्कुल। आइडिया क्यों ऑलिव हमारी ऑयल फूड इतना। हैबिट्स के मुताबिक वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। एफएसएसआई आपको पता ही है, जी जी फूड सेफ्टी जी जो हमारा हम्म जो है, उसने ये तय किया हुआ है अथॉरिटी ने कि कोई भी खाने पीने की चीज होगी तो इंग्रेडिएंट बाहर जो लिखा हुआ है वो झूठ हो सकता है, हम्म उसमें झूठ होता है। हम्म इंग्रेडिएंट्स में आपको सच्चाई, अगर वो सच्चाई गलत होती है तो अक्सर वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम्म तो और आपको वो लिस्ट इस तरह से देनी है घटते हुए क्रम में, जो सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले उसका होगा। हम्म जैसे मान लीजिए आटा ब्रेड है, हम्म आप पीछे उसमें परसेंटेज देखिए कि उसमें व्हीट कितना है और मैदा कितना है। आप देखेंगे आटा ब्रेड में भी परसेंटेज तो कम है, व्हीट की परसेंटेज कम है। तो ऐसे ही आप देखेंगे जितने बिस्किट वगैरह हैं या जितने नमकीन है उनमें आपको पाम ऑयल दिखेगा। आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखिए, पाम ऑयल क्यों सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो सबसे सस्ता इस वक्त है। बिजनेस वाले को क्या चाहिए, मुनाफा। बाकी किसी भी तेल से सबसे ज्यादा सस्ता अभी पड़ता है, शायद 100 रुपये लीटर है, 100 से भी कम पड़ जाता है थोक में। तो जितने बिजनेस हैं वो पाम ऑयल को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो है हमारी सेहत के लिए नुकसान है। ये हमने कई एक्सपर्ट्स लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। तो उनसे पूछा, मैंने अपनी टीम से कहा कि जब हम ये दें तो हम एक विकल्प भी दें, कि वो कह रहे हैं कि अगर सस्ता, अगर आपको अच्छा विकल्प है तो मूंगफली का तेल फिर भी बेटर है, अच्छा क्योंकि बाकी तेल तो महंगे पड़ेंगे, लेकिन मूंगफली का तेल जो है इस्तेमाल हो सकता है। वो थोड़ा महंगा ज़्यादा पड़ेगा लेकिन वो सेफ है, उसमें मतलब बेटर है। प्रोटीन भी होगा हाँ, ठीक ठाक। बेटर है। हाँ 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 पाम ऑयल को, क्योंकि उसकी स्मेल, उसकी हर तरह की चीज़ को करने के लिए उसको बहुत तरह से रिफाइंड किया जाता है, ताकि उसके चिपचिपाहट ना रहे, उसकी कोई स्मेल ना रहे। तो उसके वो एकदम लीच आउट होता है हर चीज़। अच्छा, एक बात बताइए, इतने फायदे में ये कंपनियां रहती हैं, इतने फायदे में, मतलब अपना जो फायदा घोषित करती हैं, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत फायदे में है हम लोग, क्यों इतनी चिंदी चोरी में लगी रहती हैं? कारण ये है कि हमारे लालच पे कोई लगाम नहीं है ना। मैंने आज 100 करोड़ कमाया है, मैं को दिखता है अंबानी, अब ये 200 चाहिए, अब 500 चाहिए, मुझे नई फैक्ट्री लगानी है। तो उन्होंने अपने लोग जो मैनेजर बनाए हुए हैं, उनका काम यही है कि देखो हमारी कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकती है। तो जहाँ-जहाँ बाद एक-एक में पैसे भी कॉस्ट इन कटिंग मैनेजरों होती को फायर कर देते हैं, जो है। इतनी झक मारते हैं, इतनी मेहनत करते हैं मालिक को पैसा कमवाने वाले, इनको फायर कर देते हैं। तो मालिक तो खुश होता है ना, हम्म। मालिक के ही लाए गए हैं और मालिक इनसे खुश होता है, उनका इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है। जो कॉस्ट कटिंग के थोड़े-थोड़े से भी आइडिया लाता है, वो उससे वो खुश है, तो कॉस्ट कटिंग अमेजोन है। ने अमेजोन ने 12,000 एम्प्लॉयज फायर कर दिए और अपना फायदा 3 गुना दिखाया। तो मैं सोच रहा था एक दिन बैठ के कि ये 12,000 लोगों की जो सैलरीज है, क्या ये इतना इम्पैक्ट डालती होंगी, और डालती थी तो नुकसान क्यों नहीं हुआ?
3 गुना फायदा बढ़ गया इनका, लेकिन 12,000 लोगों को फायर कर दिया इन्होंने। मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ जाके ये रुकेगा मामला। हमारा ह्यूमन एस्पेक्ट खत्म होता जा रहा है ना। हम सबके आदर्श जो हैं ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। हमारे आदर्श वो लोग नहीं हैं जो सोसाइटी फर्स्ट करें। और जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो, जैसे मान लेते हैं आप हैं, आप मान लेते हैं आदर्श बद जैसे ही बनने लग जाएंगे वैसे ही आपके खिलाफ 4 बातें निकाल के दे देंगे, बोलेंगे अरे ये भी ऐसा ही है। हाँ, वो उनको बहुत ज़रूरी है कुछ ना हम्म, कुछ निकालें। चरित्र हनन नहीं करेंगे तो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे, और जो सही आदमी है उसको आगे बढ़ने से कैसे रोकेंगे? हमारे देश में तो ये आलम है कि एक बिजनेसमैन है जो मतलब 2013 14 15 के बाद वो ऐसे अचानक से ईश्वर उनके दिमाग में बैठ गया। मतलब उसके पहले जो थे, जैसे बिजनेसमैन तो सारे ही हैं, सब मेहनत करते हैं, पर एक विशेष बिजनेसमैन है जो 2014 के बाद उन्होंने इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, वो इतने ज़्यादा तेज़ी से उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया कि विश्व में वो जो सबसे बड़े अमीर लोग हैं उनके अंदर उनके नाम आने लग गए। तो ऐसे बिजनेसमैन है हमारे देश में, सरकार बदलते ही मतलब ऐसे ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो मतलब अभी भी इंतजार में है कि इनकी आएगी सरकार तो हाँ, हम तो तब बनेंगे हम यहाँ नंबर वन। होंगे। समस्या जानते हैं कहाँ पे है? विश्व में आपके देश की इकोनॉमी ऊपर जा ही नहीं सकती अगर आप नए आइडियाज को लेके अमीर नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप सरकार को जोक की तरह चूस के अमीर बन के विश्व के अमीर लोगों में अपना नाम डलवा रहे हैं, तो जो नए आइडियाज को लेके अमीर बने वो आप पे हंसेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी औकात उतनी ही है जितनी सरकार है। क्योंकि हमारे वही वही सवाल आता है ना कि हमारे यहाँ से कोई भी कभी फेसबुक निकला, हमारे यहाँ से कोई गूगल निकला, हमारे यहाँ से कोई ऐसे बड़ा इनोवेशन वाला जो चीज़ है कभी भी निकलती नहीं। हमारे यहाँ लाडली बहना योजना में 40,000 करोड़ चले जाते हैं, और जब इनोवेशन के आता है तो बोलते हैं 500 करोड़ का बजट रखा बस है हाँ, हमने। कंपनीज के रिसर्च पे कहाँ खर्च करती हैं, बस कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल। बस आइडियाज़ को। हाँ हाँ। अगर फ्लिपकार्ट वगैरह जो निकले हैं या बाकी हम्म। जो कंपनीज निकली हैं तो बस कॉपी पेस्ट किया। हाँ, उन्होंने उन कोई कंपनियों में, आपने बड़ी नया, कंपनी में काम हाँ किया, फिर हाँ हाँ, तो बना उन्होंने दिया बस उसको। हाँ रेप्लिकेट कर हाँ लिया, हाँ उन्होंने भी हाँ। पहले बुक्स बेचनी शुरू की। हम्म। और उस तरह से हमारे पास इनोवेशन का वाकई बहुत बड़ा अभाव है। एक नया आइडिया, बढ़िया आइडिया, बिजनेस आइडिया बड़ा बन जाए और इंडिया से निकली हुई कंपनी पूरे वर्ल्ड में छा जाए, ऐसा आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है। कोई उसके एप्पल पीछे नहीं है, उसके पीछे कोई रीजन आपका माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, कोई पीसी नहीं है, उसके पीछे रीजन आईफोन बताता हूँ नहीं ना। है। होता पता क्या है कि जैसे मान लो कोई नया आइडिया लेके बंदा ऊपर उठ रहा होता है ना, उसको उठने नहीं दिया जाता, उसको बिजली के बिल में फंसा दिया जाता है, उसको इनकम टैक्स में फंसा दिया जाता है। तो क्या होता है, वो भी सोचता है कि जुगाड़ करते हैं ना। फिर जब वो जुगाड़ में लगता है तो उसको लगता है यार इधर ज्यादा पैसा है, जुगाड़ में बहुत पैसा है, उधर उधर क्या जाना, फालतू में क्यों ना दिमाग लगाना। बिल्कुल ठीक बात प्रॉब्लम वही हो जाती है ना कि वो बिजली के बिल भरने में, इनकम टैक्स भरने में, जीएसटी भरने में उतना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग बहुत ज़्यादा सुधार किया नहीं है, बोला उस पर बहुत है। काम काम नहीं हुआ है। अगर बोला काश बहुत है। होता, क्योंकि हमने स्टार्टअप सीरीज भी एक की, हम्म। हमने 2 बार स्टार्ट योर स्टार्टअप करके ए टू जेड, क्योंकि हमने चाहा कि अपने पाठकों को हम बताएं हम्म। कैसे लोन मिलता है, कैसे आइडिया होता है, कैसे कंपनी रजिस्टर होती है, एक एल लिमिटेड पार्टनरशिप वाली होती है, एक कंपनी होती है, आप प्रोप्राइटरशिप होती है, इसके लिए क्या क्या करना होता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे लोन मिलता है, मुद्रा में लोन कैसे मिलता है, महिलाओं के लिए कैसे है, और ए टू जेड हमने सारा एक एक करके बताया। हम्म। लेकिन हमने देखा अभी भी काम आसान नहीं है, चीज़ें जो हैं, जो फॉर्मेलिटीज बहुत सारी हैं, नहीं, महिलाओं के लिए जो जीएसटी से लेकर सब कुछ। महिलाओं के लिए जो बिजनेस लोन मिलता है, मेरी पत्नी का बिजनेस है, हमने पता करा तो बैंक्स ने बोला है, ये लोन खाली कहने के लिए है, रियल में कहीं नहीं है ये लोन। ये बात है। तो पूरी सीरीज के अंत में हम्म। मैंने अपनी टीम से कहा कि अंत में इससे करना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन नाकामियां भी कम नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि हमने सब लोगों को पंप कर दिया करो करो करो, क्योंकि स्टार्टअप्स में नाकामियां ज़्यादा हैं, कामयाबी के किस्से 10 हैं, 90 नाकामियां हैं। बिल्कुल। अगर हम लोगों को पंप कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लोग कहेंगे, गाली देंगे कि नवा टाइम्स में सीरीज पढ़ के हम लोगों ने तो बताया कि लोगों ने क्या क्या गलतियां की, कैसे। अंत इससे किया कि नाकामियां भी कम नहीं, आप देखें, करें, अपना एप्टीट्यूड देखें। हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है, आपकी दैट्स ट्रू। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, आपके पास 6 महीने का घर चलाने का खर्चा है, नहीं है तो मत कीजिए। तो हमने वो क्वेश्चनर दिया, पहले आप इन चीजों पे अपने आप को देखिए। ये तो वैसा ही है कुछ, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा बोलते हैं कि
नारी कुछ भी कर सकती है, हाँ, और उसको देख के आपको जोश आ जाए। उसको देख के आपको जोश आ जाए। वो कितने सिक्योर माहौल में रहती है, किस तरह से कितना उसमें रहती, कहाँ कैसे घूमती है, और आपके आसपास की जो माहौल है वो बहुत ही अनसेफ है। आपको अपने कंपैरिजन करना होगा। बिल्कुल। वो सीधा 5 स्टार में उतरती है, 5 स्टार गाड़ी ऊपर शॉवर से ये भी देखिए ना कि आप प्रियंका चोपड़ा कितनी मेहनत करती हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है ये ना। बात भी है। क्या कहाँ प्रियंका बरेली से, कस्बे से हाँ, देखा जाए, वो दीपिका उन सबसे बढ़कर संघर्ष उसका है, प्रियंका का हाँ, है। हाँ, हाँ। आप नहीं, ऊपर से सोचिए, अब एक एक फाइट सीन है, आप फाइट सीन कर रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक नई फ़िल्म आई है, उसमें प्रियंका चोपड़ा, काफ़ी अच्छा रोल है उसका। तो पढ़ रहा था, तो उसमें 14-14 घंटे वो फाइट सीन की प्रैक्टिस करती थी लगातार। क्या आप इतनी प्रैक्टिस कर सकती हैं? अगर हाँ, आपका जवाब नहीं है, तो आप प्रियंका चोपड़ा से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन अपने माहौल के लिए लीजिए। हाँ। बी रियलिस्टिक। हाँ, बी रियलिस्टिक। अब अचानक से आप बोले नहीं, नहीं मैं भी, वो प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा सिगरेट पीती है तो मैं भी पीऊँगी। बस। प्रियंका चोपड़ा कहती है कि बेबीज़ नहीं होने चाहिए तो मेरे भी नहीं होने चाहिए बेबीज़। तो ये समझ रहे हैं ना, ये वही वाली बात है कि प्रियंका चोपड़ा को कितना फ़ॉलो कर रही हैं आप। क्या आपकी सिचुएशन वो अलाउ कर रही है उतना करना? अगर नहीं कर रही है तो मत करो भाई। हाँ, सही बात। हर आदमी अपने आप में अद्वितीय है, बिल्कुल। अलग है। हुँ। इसको समझना होगा। उसके हालात, वो इनर सेल्फ में और आउटर दोनों चीज़ें अलग हैं उसकी। उसके कभी अप आपके मन में आया कि मुझे भी वो करना चाहिए, लोगों को प्रवचन तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक तरह से एक गुरु बनना चाहिए, जहाँ पे जो मेरा निचोड़ है सालों का, कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, अभी मैं जब मेरी विदाई पार्टी थी जी, या जी। उसमें, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप गुरु बन जाओ। नहीं, क्योंकि एक्चुअली गुरु शब्द को इतनी गाली की तरह बना दिया, मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा कॉन्फ्रेंसेस करते या हैं। बाबा बन जाओ। हाँ, हाँ, क्योंकि बाबा इतना सुंदर शब्द था, पर इन्होंने गाली बना दिया आजकल के बाबाओं जी, ने जी, उसको। जी। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि हर आदमी की अपनी अंदर की यात्रा है। हुँ, हुँ। अकेले खुद ही करनी चाहिए। जो बुद्ध का कहना है, आप दीपो भव, वही सबसे बढ़िया है, क्योंकि जीवित गुरु जो होता है ना, या जीवित गुरु हो या कोई हो, शोषण के संभावना बहुत ज़्यादा है, या गुरु भटक सकता है, और जब आप श्रद्धा के शिकार हो जाते हैं, तब आप रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते, बिल्कुल। आप इग्नोर कर जाते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के रेड फ्लैग्स नहीं हाँ, देख पाते हाँ, क्योंकि नहीं आप देख उससे पाते। प्रेम करते हैं। हाँ, हुँ। दूसरे लोगों को दिख रहे होते हैं, आपके आसपास सब लोगों को, आपके फ्रेंड्स को दिख रहे होते हैं, आपकी फैमिली को दिख रहे होते हैं, जी, जी, जी। आपको नहीं दिख रहे थे। आपको नहीं पता। और जब आप उससे बाहर आ जाते हो और 1-2 साल हो जाते हैं, तब आपको दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल। यही होता है स्पिरिचुअल गुरु या किसी धार्मिक गुरु के उसमें बनने में। आपको नहीं दिखता है। आप ऐसे भक्त बन जाते हैं, आप मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, कोई आलोचना करे। आपको नहीं समझ में आता है। आप अपनी बुद्धि गिरवी रख देते हैं। मैं उसमें नहीं बनना चाहता। मैं वो पर वो काम नहीं लोग करना आपके पास चाहता। रखेंगे ना अपनी बुद्धि गिरी, आपको क्या टेंशन है? नहीं, नहीं, मैं नहीं करना। मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करना उससे चाहता। कभी मिले थे गुरु आप बनने सच? का मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है। मैं कहता हूँ, कैसे लोग अपने आप को गुरु कहलाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप गुरु बनते हैं तो आप, वो आदमी मेरे लेवल, बल्कि मेरे के लेवल को भी पार कर जाए। अब आजकल के किसी भी गुरु से पूछिए, आपने अपने लेवल या अपने लेवल को पार करने वाला कोई तैयार किया है? कोई दिखता ही नहीं है। सब चेले ही बने रहते हैं ज़िंदगी भर। आप बताइए? नहीं, गुरु जानबूझ के उनको ऊपर नहीं उठने देता ना, वो भी जो तो भी है। है, हाँ, हाँ। आप बताइए? देखिए, गुरु अगर असली गुरु होगा, तो ही वुड नॉट केयर। आप देखिए ना, रामकृष्ण का गुरु, रामकृष्ण का चेला विवेकानंद किस लेवल पे गया? भगवान बुद्ध की बात कर लीजिए। हाँ जी, भगवान बुद्ध ने जितने गुरुओं के पास गए, बाद में वो सभी उनके शिष्य बन गए। हाँ जी। तो तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस थी ना, हाँ, तो ऐसे लेवल के ऐसे ऐसे कितने लोग हैं? कि मतलब मैं आपका गुरु हूँ, जैसे मान लेते हैं आप मेरे गुरु हैं और सडनली मैं स्पिरिचुअली आपसे ऊपर चला गया, तो कम से कम आप उस बात को देख तो रहे हैं, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ यार, ये बिल्कुल, मेरे से और मेरे से स्पिरिचुअली ऊपर चला ऊपर है, गया। तो कितनी, आप मुझे देखिए इसकी कितनी हाँ, कितनी ऊँचे लेवल की विनम्रता है और ओपननेस ऑफ माइंड है, कि जो मेरे से ऊपर चला गया, उसको मेरा शिष्य, मैं उसको गुरु मानने को तैयार हूँ। कितने भगवान बुद्ध ने तो ये इतने उदाहरण है। ये आसान काम नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध ने तो जितने लोग गुरु बनाए सब उनके शिष्य बन गए। इतने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया था, जिनके पास वो पहले-पहले आश्रम में गए सीखने के लिए, वो सबके सब उनके शिष्य बन गए। जब वो पहुँच गए अपने लेवल पे, तो सबके सब उनके शिष्य बन गए। क्या बात। मैंने तो किताब पढ़ी है इनकी, भगवान बुद्ध की, इनके ऊपर मैंने 4-5 किताबें पढ़ी हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी जो इन द फुटस्टेप्स ऑफ भगवान बुद्ध, किसने जहाँ-जहाँ चरण पड़े किसने हाँ, गौतम के। नीथान क्या नाम है उनका? हाँ, 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 वो बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर लिखा है। चलिए, और भगवान बुद्ध को तो मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे सवालों के जवाब तो वो खुद ही दे देते हैं भगवान। 29 वर्ष में अगर मुझे
अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मेरी मृत्यु 80 वर्ष में होती है, इसका मतलब मैं गृहस्थ को भी संदेश दे रहा हूँ कि मैं समाधि नहीं ले रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं 29 का हूँ, मुझे मिल गया, जो पीपल के पत्ते को देख के मैं बोल देता हूँ ये इंटरडिपेंडेंस है सारी की सारी। भगवान बुद्ध का ज्ञान कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि भगवान उनको नहीं दिखे, उन्होंने खाली इतना कहा था कि एवरीबॉडी इज इंटरडिपेंडेंट, लेट्स रिस्पेक्ट सबको, सबकी इज्जत करते हैं, हम सब डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, यहाँ से लेके ब्रह्मांड तक सब डिपेंडेंट है। तो यही उनका ज्ञान था ओवरऑल। तो मुझे ऐसा लगता है जब भगवान बुद्ध जैसे आदमी ने कभी ये शिक्षा नहीं दी कि आप वो ले लो, समाधि ले लो, इसका मतलब वो गृहस्थों के भी भगवान थे। बिल्कुल। उनका तो बहुत ही क्लियर फंडा था कि दुख है, दुख के कारण है और उसका निवारण है। उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा की बात नहीं की, आत्मा परमात्मा ईश्वर स्वर्ग नर्क कुछ नहीं। कितनी प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। हर आदमी कहता है मुझे दुख, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं नर्क है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, क्या पता आत्मा का कॉन्सेप्ट। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आत्मा का कॉन्सेप्ट जानबूझ के लाया गया है ताकि आदमी मौत के डर से निकल सके कि भाई तुम जिंदा रहोगे, तुम आत्मा हो, तुम तो रहोगे ही, शरीर की मृत्यु है। मुझे लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन आदमी को डर ना रहे, आत्मा का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, ईश्वर पकड़ा दिए गए, कुछ खिलौने पकड़ा दिए गए हैं ताकि उस खिलौनों के जरिए वो जिंदा रहे। बुद्ध कहते हैं भाई दुख है, दुख की बात करते ना, अपने दुख के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके क्या कारण है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी आसक्तियां हैं, मैं उन पे काम करूं, उनको देखूं, उनकी जड़ को खोद, मेडिटेशन में जाऊं, ध्यान में जाऊं, उस जड़ को खोद के उसको धीरे धीरे काटूं और मैं निर्वाण को पाऊं। कितना प्रैक्टिकल बात है, इससे ज्यादा प्योर धर्म क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान बुद्ध का जो धम्म था, उसमें बाद में ब्राह्मण उसमें भी घुस गए। अभी का जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो नहीं है जो उन्होंने बताया था। इस समय जो चल रहा है मार्केट में, वो नहीं है जो उनका है। आपको पता है अभी मार्केट में कितनी तरह के बुद्धिज्म हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना। बहुत तरह के हैं। हाँ। ज़ेन जिसको कहा गया जापान में, वो हाँ, अलग है। हाँ। एक वज्रयान अलग है, एक हीनयान अलग है, महायान। महायान अलग जी है, जी जी जी। श्रावण यान अलग है। जबकि इन रियलिटी भगवान बुद्ध के फंडे बहुत सिंपल है। हाँ। उन्होंने बहुत दिमाग लगाने को नहीं बोला था, इतना बिल्कुल, दिमाग लगा दिया गया, हाँ, उतना सही उन्होंने बात बोला सही बात क्या है, बकवास है सही यार। बात है। ये वही वाली बात है ना कि जिन लोगों ने भी अपने अपने रिलीजन शुरू करे थे, ठीक है, अगर वो आज आ जाएं हाँ, बाकी देखने के लिए तो बड़ी चांसेस है उन्हीं के भक्त उनको पीट देंगे कि पागल हो क्या तुम। बिल्कुल सही बात पर है। एक बात, यही बात हमारे हमारे अपने ऊपर भी लागू होती है। हाइपोथेटिकली आपके दादाजी ने दुकान बनाई है ना, अगर वो अब आ जाएं और बोले ये दुकान मेरी है, मेरा नाम लिखा है देख, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोग केस कर देंगे उनके ऊपर। ये क्या बात कर रहे हो? दुकान तो हमने बनाई है। दुकान तो नहीं, हमने नहीं बनाई, दुकान तुमने बनाई होगी। हाँ, अब तो हमारे पास चला है ना, हम रहे हैं, चला हम रहे हैं। चला हम रहे ना, तो ये वैसा ही है कुछ। कि अब ठेकेदारी तो हमारी है भाई। हाँ बनाई होगी तुमने, धर्म हाँ, तुमने शुरू बनाया किया होगा होगा। तुमने बनाया था। अच्छा हम क्या करें भाई, अब तो ऐसा ही है। अब चला तो हम रहे हैं, चला तो हम रहे हैं। और हम इस तरह से चला रहे हैं, देखो कितना कितना फैल गया। चाहे डराया, धमकाया, लालच दिया, बेवकूफ बनाया। पर वही मुझे ऐसे ही लगता है कि ये धर्मों के मामले में, एक यहूदी राइटर है युवाल नोआ हरारी, उन्होंने किताबें लिखी थी होमो सैपियंस और होमो नेक्सस डियस। और ये सब। हाँ, तो उन्होंने होमो सैपियन किताब में लिखा था कि मनुष्य जो है वो एक वो है, रोबोट की टाइप का कुछ है, उसके अंदर भी पुर्जे उर्जे लगे हुए हैं, बट वो बायोलॉजिकल है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, और जब पुर्जे खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मर जाते सिमुलेशन टाइप हैं। हाँ कि हाँ। पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। सिमुलेशन का तो कॉन्सेप्ट बहुत डीप चला जाएगा, क्योंकि सिमुलेशन तो हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण ही कहते सब माया है। हाँ वही है वो, माया इतना से है सारा का सारा। जी जी, और जो आपने सब वो, खेल है। हाँ, आपने वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जो फोटोन जो होता है, हाँ, वो दोनों तरह से रिएक्ट करता है जब वो उसको वेव देखा की जाता है। तरह देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। अरे वो इतना गजब है, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। इतना गजब है वो। दृष्टा अगर है तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है, दृष्टा नहीं है तो अलग तरीके से बिहेव करता इसको है। देख के मुझे बच्चा याद आता है। बच्चे को देख लो तो वो गिरे पे आपने देखा नहीं तो वो उठ जाएगा, हाँ और देख लिया तो वो रोने लग हाँ हाँ जाएगा। हाँ 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 हाँ।
तो वो मुझे बड़ा फनी लगता है वेरी कि मतलब चूंकि जिसको हमारा दिमाग क्वांटम है, और क्वांटम हाँ और हाँ सबसे जोड़ा हाँ जाता हाँ है। हाँ, ये हमारा दिमाग है इसलिए ये कैमरा है। क्योंकि हम दोनों अग्री करते हैं कि ये कैमरा है, ये स्पीकर है, ये लाइट है, ये सब है, इसलिए ये चीजें है, एग्जिस्ट करती क्या हैं। पता है ही नहीं, है ही नहीं। क्या पता हमारा दिमाग कहीं सो रहा है। आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी होगी, क्या पता हम किसी और प्लेनेट में, हम कहीं और, कोई किसी और रोल में है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबका सब, हम कहीं हमारा दिमाग पड़ा हुआ है और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हाँ, ये यहाँ सबका पे सब कर यहाँ रहे पे। हैं, वहां हम सो रहे हैं हम्म। और वहां सपने में हम ये सब देख रहे हैं अरे करते हुए। फिल्म मैट्रिक्स फिल्म है, 1999 में आई जी। थी, वो यही है कि ह्यूमंस कहीं पे डब्बों में भरे हुए हैं और उनके दिमाग में दुनिया चल रही है और रियल वर्ल्ड बर्बाद हो चुका है। और जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स हैं वो हमको कन्विंस करके चलते हैं कि यही रियल वर्ल्ड है। आप देखिएगा जरूर हाँ, मैट्रिक्स फिल्म। मैं देखी थी, वो हाँ टुकड़ों में देखी, हाँ दोबारा हाँ देखूंगा। हाँ हाँ, बहुत शानदार फिल्म, बहुत ही शानदार फिल्म है। उसकी शायद 3 पार्ट है। हाँ 3 पार्ट है, बट 3 पार्ट। पहला ही बहुत अच्छा है, उसके जी। बाद तो खैर वो मतलब समझ में नहीं आता बहुत देर तक कि क्या कहना चाह रहा है जो। पर मेरा हमेशा से ये मानना है कि कॉस्मोस से रिलेटेड जितना डीप में हिंदुइज्म, अगर आप इसको धर्म समझते हैं, वे ऑफ लाइफ जो भी समझते हैं, जितने डीप में हिंदुइज्म के लोग गए हैं, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स भगवान बुद्ध एज वेल, मतलब ऐसा नहीं उनको अलग करके नहीं जो बोल रहा हूँ, भारत की धरती पे भारत की धरती से जो जो निकले हुए ज्ञान है। धर्म है। हाँ मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं हूँ तभी तभी ब्रह्मांड है, अदरवाइज नहीं है। मैं मेरा जो इनर अंदर गोते लगा के भी मैं साइंस की बातें कर सकता हूँ, दिख जाता है मुझे सारा का सारा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हमारे एक उसमें महाभारत में एक श्लोक है, सुना होगा आपने, कि उसमें संजय से वो पूछते हैं धृतराष्ट्र की पृथ्वी कैसे दिखती है, तो वो बताते हैं कि ऐसा लगता है दो पीपल के पत्ते हैं जो एक दूसरे में अपोजिट करके रखे गए हैं और एक खरगोश बैठा हुआ है। आपने सुना है, नहीं सुना ये नहीं, वाला? मैंने नहीं सुना। अच्छा, अरे मैं आपको दिखाता हूँ भाई। हालाँकि मेरे तो इसका वो है कि मैंने बचपन में महाभारत इतनी पढ़ी है, एक-एक पर्व और नहीं नहीं, इतनी, मैं यहाँ कर देता हूँ, एक मैंने ये मिनट। मिस किया है। हाँ हाँ, संजय स्पोक हाउ अर्थ लुक्स फ्रॉम स्पेस टू धृतराष्ट्र। अरे बहुत ये इंटरेस्टिंग है, तो बड़ा श्लोक है अच्छा पूरा। सिमिलीज़, और वो खरगोश और 2 पत्ते, हाँ हाँ, और ये ये देखिए वेरी ना, गुड। ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये ऐसे बताते हैं कि दो दो पीपल के पत्ते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट रखे हैं, और एक खरगोश है और एक उसके ऊपर उसका पीपल का पत्ता है। अब इसी चित्र को अगर आप ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये रहा अमेरिका, नॉर्थ साउथ, ये अफ्रीका हो गया, ये भारत है, वाओ! और ये रशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। पर ये तो ज़बरदस्ती बनाया गया है। नहीं अब आप देखिए ना, मैं देखिए आपको ना, ये पहली बात तो ये है कि मैं आपको श्लोक पढ़ देता हूँ ना, ये देखिए। यथा ही पुरुषः पश्येद दारद शे मुक्तमानः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यत चंद्रमंडले। ठीक है, जैसे पुरुष दर्पण और दर्पण, उसी प्रकार से यह चंद्रमंडल दिखाई देता है। इस दो अंशों में पीपल के अंशों के महान खरगोश दिखाई देता है। देखिए, ये तो मतलब कि मैं थोड़ा ना इन मामलों में थोड़ा-सा, आप कह सकते हैं कि बहुत ही उस तरह से स्केप्टिकल है आप। ब्रूटल, हाँ उस तरह से हाँ हाँ, कि मैं दोनों तरफ रहता हूँ। जी जी जी, मेरे साथ दिक्कत ये है हाँ हाँ, कि मैं दोनों तरफ रहता हूँ। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कह दिया। हम्म। अब जब चित्र तो नहीं बनाया होगा उसने। नहीं बिल्कुल नहीं बनाया। अब चित्र वाले ने जानबूझ के इस ऐसी खूबसूरती के साथ ऐसे बनाया कि इसको उल्टा करके आपको वो भारत और ऐसा करके, हाँ। ये खेल है। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। मेरा ऐसा पर मुझे मानना एक है। बात बताइए ना, मान चित्र तो लेते, नहीं बनाया गया था ना। हाँ चलिए मान अब ये लेते, चित्र जानबूझ के इस तरह से बनाया गया और उसको उल्टा करके देखिए तो पर वो ऐसे मान भारत, और लेते ये नहीं, पर ये देखिए। सोच के देखिए ना, अगर मैं खरगोश बोल रहा हूँ तो खरगोश के पैर तो है ना, पर भारत की तरह मान लेते ना दिखाऊं मैं। आई एग्री विद यू कि भाई जानबूझ के पिक्चर ऐसा बना दिया गया है जैसे वो ताकि कहा लगे। जाता है कि अगर वेदों में तो विमान विमान बनाने की भी है। हाँ हाँ जब कोई चीज़ बन जाती है, उन सबको खोज दिया जाता है हाँ और हाँ श्लोकों के अर्थ उसी हिसाब से बना दिए जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई चीज़ ऐसी निकाल के बताओ जो अभी बनी नहीं है, उसके बेस पे बना लो आप। विमान के बारे में क्या हुआ है कि विमान के बारे में जो हमारी, जो विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, वो ये कहता है कि पारा जो है, जो पारे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मरकरी। मरकरी। मरकरी को, मरकरी से ही विमान उड़ा करते थे अकॉर्डिंग टू ये वाल्मीकि रामायण। और अभी जो रिसर्च हो रही है वो मरकरी पे ही हो रही है कि मरकरी के कितने रूप हैं,
मरकरी कैसे कैसे रंग बदल सकता है, जिस तरह से आप उसको हीट करोगे तो किस लेवल पे जाएगा, उसको वो कर दोगे तो किस लेवल पे जाएगा। तो विमान के बारे में रिसर्च अभी भी ऑन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मान लीजिए मैं एक साइंस फिक्शन ऐसा लिख दूं हाँ। कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप आदमी जो है, ये मैंने पढ़ा भी था आज से 30 साल पहले, कि एक छोटा सी गोली है, वो दरअसल रोबोट है, आप उसको निगल लो, आपके अंदर जो भी यहाँ जो कमी है उसको ठीक करके आ जाएगा बाहर, और कल को वैसा हो जाएगा, कहेंगे वाह तो हमारे पहले से पूर्वज कितने क्या बात है, वेरी उनको पता लॉजिकल, था। यस वेरी लॉजिकल। मेरे को, मैंने इस बारे में एक इंटरव्यू किया था, एक स्पेस साइंटिस्ट है अमेरिका की, इंडियन ओरिजिन की है, नटराजन, मेरे को पूरा नाम, प्रेमवदा नटराजन, मैंने जयपुर लिट फेस्टिवल में किया था, वो वहाँ पे आई थी। अच्छा अच्छा। तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि आप उनकी मजाक भी मत बनाइए कि इन्होंने बताओ कि क्या सब कल्पना की है, और आप इसको सच भी मत मानिए कि वो साइंटिस्ट लेवल पे कि मरकरी के जरिए हो सकता है, एक उन्होंने कल्पना की और बाई चांस वो सत्य के आसपास निकली, तो आप उनका, आप यू कैन बी अमेज्ड दैट कितनी प्रोफाउंड उन्होंने इमेजिनेशन किया। दिस वाज हर आंसर। आप इस बात पे आप एक चकित हो सकते हैं कि उनकी कल्पना कितनी अद्भुत थी। दैट इज द दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हम अगर सोचते हैं तो हम लोग, हमारा वो जो बायस है इंडियन होने का और हिंदू होने का या अपने ग्रंथों के प्रति एक वो करने का, वो भाई साहब। But why do you disagree with our bias? Like we are a lot better than a lot of other civilizations. पहली चीज तो ये है कि अभी इधर बीच एक क्या नाम है उनका, जो एक द सोशल लैब है कैलिफोर्निया में, कोई सुंदर राजन नाम की महिला है, उसको इन्होंने फंड करा है, जो ये ईबे वाले हैं। तो वो कह रही हैं कि विश्व में कहीं भी अगर कोई भी रेसिज्म है, उसके पीछे ब्राह्मण जिम्मेदार है। एक नई थियरी लेके आई है वो, कि पहले यही आए थे, उन्होंने इसको बेस किया है कि पहले यही आए थे, इन्होंने पहले शुरू किया, इसलिए सबने सीखा है, गोरे काले भी इनसे ही सीखे हैं। लेकिन आप देखिए कि भारत ने किसी चीज में तो आगे है। अभी हमारी बात हो रही थी कि भारत से कुछ नहीं शुरू हुआ, भारत ने कम से कम एक भेदभाव और वो ऊंच नीच, एक कुछ तो दुनिया को दिया। आप तो कह रहे थे कुछ नहीं दिया। दरअसल ना ये सोच को थोड़ा सा वो किया है ना, कि जैसे वो है फेमिनिज्म है, तो फेमिनिज्म के शिकार महिलाएं भी हो सकती हैं। जो लड़ाई होनी चाहिए वो सोच के खिलाफ है, किसी पुरुष या महिला के लिए। ये जो खासकर जो हमारी दलित के नेता हैं, वो सब ब्राह्मणों के खिलाफ जो एक जहर सोशल मीडिया में किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। जो इसमें वो होना चाहिए, जो विरोध होना चाहिए, वो सोच ब्राह्मणवाद टाइप की जो सोच है कि कोई ऊंचा है, कोई ब्रह्मा जी के मुख से निकला है और वो पैर से निकला है, ये इस तरह की जो सोच है उसके खिलाफ होना चाहिए। कि कोई बड़ा है कोई छोटा है जन्म से, वो सोच जिसकी भी है वो गलत है। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी जाति का है। पर एक बात सुनिए ना, जैसे अभी हम अब सोचिए कि जो पॉलिटिकल और अधिकारी का क्लास है इस समय के लिए, आपको लगता है ये नए ब्राह्मण है? बाकी है, पुरानों की जरूरत नहीं है। सोच है ना, बात ये है कि सोच जो है कि वी आर एलीट। बिल्कुल। और ये सोचिए कि क्या कहते हैं, क्या सुनने में आता है कि एक्स पार्टी के नेता बार बार कहते हैं नहीं हम तो गृह मंत्री जी से जो कहते हैं वो हो जाता है, जबकि वो स्टॉन्च ऑपोजिशन में है। वो, इसका मतलब ये है कि वो जातिवाद है उनके बीच में ना, कि तू भी नेता मैं भी नेता, तू जो बोलेगा हम करवा देंगे। उस बंदे की बहुत अच्छी रेपुटेशन इस बात के लिए कि वो अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइंस कोई भी कुछ मांगता है वो करवा देता है, और हम भी खुश होते हैं ऐसी बातें सुन के, और हमारा भी दिल खुल जाता है कि हाँ। एक वी फील गुड कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे लोग हैं। जबकि इन रियलिटी वो कितना डेंजरस है वो, कि वो एक क्लास बन चुका है जहाँ पे वो एक दूसरे की खूब सुनते हैं, एक दूसरे के सुनते। हमें लड़ते हुए दिखाई देते हैं लोग, इस बात पे खुश रहते हैं, देखो ये लोग, जैसे मुझे ये बता रहे थे हमारे दोस्त जो हैं पार्लियामेंट कवर करते हैं, वो बताते हैं कि कैंटीन में तो सब लोग मिलते हैं। बिल्कुल, कैंटीन में तो मिल बैठ के गप्पे मारते हैं, खाते हैं, वहाँ लड़ते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है नौटंकी करते हो हमारे सामने, बिल्कुल हमारे देश को बेवकूफ बनाते हो, इसका मतलब आप मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं हो। बिल्कुल नहीं हो। अगर आप वाकई सच्चे हो चीजें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं?
आप ईमानदार नहीं हो, आप मुझे आप बोल रहे हो कि नोटंकी इसकी भी तारीफ करो कि देखिए हम कितने अच्छे हैं एक दूसरे से। मैं कैसे करूं उसकी तारीफ? भाई जब बंगाल में लोग मर गए, 300 लोग मार दिए गए, तुम्हारी वजह से मार दिए गए, हाँ, तुम्हारी दोनों पॉलिटिकल पार्टी, अब तुम बोलो नहीं हम तो भाई बहन हैं। हाँ। तो अब भाई मैं उसके साथ खाना कैसे खा सकता हूँ जिसको मैं मानता हूँ कि इसने ऐसा काम किया है? कैसे बैठ सकता हूँ? अगर मैं वाकई सच्चा हूँ, मैं नहीं बैठ सकता। इसका मतलब मैं सारी नौटंकी है मेरी, और कल को मैं उसी पार्टी में चला भी जाता हूँ। हम बिल्कुल, देखते ही हैं, बिल्कुल होता है। जो जिसको गाली निकाल रहे थे, वो उसी नेता, वो नेता ले भी लेता है, क्योंकि दोनों तरफ मजबूरियां हैं। उसका वोट बैंक का, और वो कहता है कि ये इधर आएगा तो हमें वोट मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। कुछ पार्टियां पहले वॉशिंग मशीन थी, अब वो हाँ। प्रॉपर धोबी घाट बन गई हैं कि हमें ज्वाइन करो और सारे पाप पीछे छूट हाँ, जाएंगे बस तुम्हारे, फिर तो बस हमें सब ज्वाइन सब करते खत्म, ही। सब खत्म। हाँ, जैसे मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में अपनी जान दे देता हूँ यार, किसी की जान चले जाना, इससे बुरा कुछ हो सकता है? सही बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अच्छा, किस जाति ने किया, किस हाँ, पार्टी ने हाँ। किया, किस पार्टी से और ये एफिलिएटेड लोग है। भगवान हो गए हैं लगभग लगभग, क्योंकि जैसे जैसे नहीं होता कि तुर्की में भूकंप आया तो एक बच्चा बच गया तो अरे देखा भगवान का नूर था, तो बाकी बाकी जो मार दिए 40,000 वो भगवान के नूर नहीं थे वो। सही बात। तो बड़ा फनी लगता है मुझे। तो अभी क्या पॉलिटिकल पार्टीज का यही सीन हो गया है कि इनको कोई ब्लेम नहीं करता, आपस में हम लोग एक दूसरे ब्लेम डाल के बात खत्म कर लेते हैं। क्यों है ऐसे हम लोग? बहुत ही गलत बात है। कोई भी इसका मतलब हमारे लिए कोई सच्चा नहीं है, जनता के लिए कोई सच्चा नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ अपने अपने हितों के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने अपने अपने वोट बैंक, आप किसी भी लीडर का आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, वो हमेशा अपने वोट बैंक के हिसाब से स्टेटमेंट, मैंने पॉलिटिकल सिस्टम में ये सीखा है, वो हमेशा हमेशा अपने वोट बैंक के हिसाब से बोलेगा। उसको मानवता से, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। उसकी वो जागीर है, वो उसको वो करता है, उसको वो बेवकूफ़ बनाने के लिए जो जो कह सकता है वो कहेगा। वो जहर, समाज में जहर घुलता घुले, उसको समाज की परवाह नहीं है। उसको अपने वोट बैंक की भी परवाह नहीं है, उसको परवाह करते हुए दिखना है बस। बड़ा मुश्किल वक्त है, पर ज़्यादा सोचते हैं तो क्लेश होता है मन में। हाँ, एक बात सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, उसका था मोहम्मद अली जिन्ना का। जेन्युइनली सेकुलर बंदा, बीफ खाने वाला, दारू पीने वाला, और सब जेन्युइनली कुछ। नेवर केयर्ड अबाउट इस्लाम। हाँ, कभी धर्म वर्म जीरो कुछ नहीं, केयर कुछ नहीं, उसका कोई इस्लाम को कोई लेकर के, इस्लाम नहीं, कुछ नहीं है उसमें। ना? लेकिन जब उसने इस्लाम की बातें करी, अचानक से वोट बैंक उसका बढ़ता चला गया। अब क्या है, अब ये सांप और वो छुछंदर वाली हाल होगी कि मैं निगलूं कि उगलूं, क्योंकि अब मैं अगर सेकुलरिज्म बात करूंगा ये चले जाएंगे सारे के सारे, तो मैं डबल कर दूंगा अपनी सिचुएशन को और आगे बढ़ जाऊंगा। और मुझे लगता है वो सिचुएशन अभी भी सारे नेताओं के अंदर दिखता है आपको, सबका यही हाल है। आपसे मेरा एक और सवाल है कि 37 इयर्स में कभी चुनौतियां आई कि आपको धमकाया गया हो कि ये नहीं छपना चाहिए? देखिए, हल्के-फुल्के तो दबाव हमेशा हर गवर्नमेंट के टाइम में रहे हैं। सिर्फ इसी नहीं, हम्म। हर गवर्नमेंट के टाइम में रहते हैं हल्के-फुल्के। लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कंट्रोल नहीं होता है। कुछ खास मौकों पे थोड़ा-थोड़ा सा होता है, और हम्म। हर गवर्नमेंट में होता है। अच्छा, सबसे लेकिन अच्छा किसका था जहाँ पे लगा कि नहीं किसी की प्रेशर नहीं आ रहा? मनमोहन सिंह जी का, उसके पहले वाजपेयी जी थे, अभी की सरकारें किसका भी नहीं कह सकते हैं। हैं। सब में था। सब में कुछ ना कुछ रहता ही अच्छा, है। अच्छा, कोई भी मत। गवर्नमेंट में है तो कंट्रोल करेगा ही, कोई भी क्योंकि गोल्डन उसके पीरियड नहीं पास, कह सकते आप। हाँ, उसके पास पावर है तरह-तरह से धमकाने की और मोबिलाइज़ करने की। हम्म। कभी आपके ऊपर व्यक्तिगत आपको लगा कि मुझे जो है मेरी व्यक्तिगत मेरे पर ज्यादा खतरा है, चलो मेरे न्यूज न्यूज का तो छोड़ो, मेरी जान को ज्यादा खतरा है, ऐसा कभी एहसास हुआ? देखिए, मैं आपको साफ-साफ कहूँ कि हमारे हाउस की ये ना पॉलिसी है कि हम्म। आप उस तरह से ना, हम ज़्यादा उस तरह से भंडाफोड़ पत्रकारिता नहीं करते हैं। सच बात ये है। जो टाइम्स ग्रुप है, तहलका टाइप हमारा का। ग्रुप है, उस तरह हाँ, से भंडाफोड़ हाँ। नहीं करते हैं। कोई दूसरा करे तो हम उसपे उसको ले उठते हैं। तो जो ओनस आएगा उस पे आएगा। हाँ, 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 हाँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये सोचा कि मैं अपना फ़ोकस क्या रखूँगा? देखिए, हमारी सीमाएँ हैं। हम्म। आप एक एक तरह से एक कमर्शियल जर्नलिज़्म में हैं। जिसको अखबार है, जिसको बिकना है, जिसको प्रॉफ़िटेबल रहेगा तभी चलेगा, वरना 2 साल चलेगा फिर बंद हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सच है। कोई बिज़नेसमैन होगा इस बात को समझेगा। जी, जी, जी।
तो मैंने ये सोचा, जब मैंने 2008 में संडे एनबीटी को सोचा कि इसको कैसा अखबार बनाया जाए, तो मैंने देखा कि हम अपनी सीमाओं में रहते हुए क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम संडे का अखबार प्लान करते थे, संडे का पेज वन भी प्लान करते थे और अखबार को प्लान करते थे, तो मेरा ये फोकस होता था कि आम आदमी को आज क्या पेन पॉइंट्स हैं, उस पेन पॉइंट्स में उनका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। उसमें प्रवचन नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, उसको करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से हमने आर्टिकल छापे हैं। एक हमारा पेज निकलता है जस्ट जिंदगी, जैसा भी पीछे आपको पता ही है 15 तारीख थी इनकम टैक्स की लास्ट डेट ITR भरने की। जी जी। अब एक दिन बढ़ा दिया गया। तो हम हर साल एक पेज निकालते थे, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें। तो उसमें हम लोगों को बताते थे कि आपको ये ज़्यादातर हम बिजनेस वाले तो CA के पास चले जाते हैं, सैलरी वालों को नहीं पता होता फॉर्म 16 से कौन सा फिगर जो है वो आपको इनकम टैक्स में लेना है, HRA की डिडक्शन के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद या पहले, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि फॉर्म 16 छापेंगे और जो वो है तो फॉर्म 16 में गोला करके दिखाएंगे ये जाएगी यार। तो स्टेप बाय स्टेप इतना प्रैक्टिकली, और कैसे आप ऑनलाइन रिटर्न खुद भर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जब वो पेज छपा तो हमारे एक दिल्ली NCR के एडिटर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि राजेश जी आपने पेज बड़ा अच्छा छापा, मेरी वाइफ ने पहली बार उसको पढ़ के रिटर्न भर ली, उसका हो गया। और ये हमारे लिए पुरस्कार है कि हमने स्टेप बाय स्टेप में ये भी बताते हैं कि incometax.go.in में साइट में जाना है, इसमें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ ये आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है, उसके साथ स्क्रीनशॉट्स है, फिर आपने ये करना है तो ये भरना है। ऐसे स्क्रीनशॉट्स के साथ कैसे फिगर आएगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये प्रिंट अखबार में हो सकता है, आप वीडियो में देख के और ऑनलाइन करेंगे तो बड़ा मुश्किल है अगर आपके पास एक ही स्क्रीन है। लेकिन अगर प्रिंट अखबार में अगर आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के साथ और सब कुछ, कहाँ किस टैब पे क्लिक करना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, अंत में आप सबमिट हो जाएगा। फिर आपने उसको वेरीफाई करना होता है। ये सारा आप बताते हैं। आजकल आपको पता है AIS होता है, आपको उसके फिगर टैली करने होते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं, बैंक स्टेटमेंट पास में रखनी है, फॉर्म 16 साथ में रखना है, और ये सारा हम बताते हैं। तो मुझे ये सब काम करके बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने एक पेन पॉइंट लोगों का कम किया है। ऐसे ही हम हेल्थ की चीज़ों का लेते हैं। हमने एक बड़ा पूरा पेज सिर्फ नमक पे पूरा पेज किया कि कितनी तरह का नमक है, समुद्री नमक है, लाहौरी नमक है जो रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, और कितना खाना चाहिए, क्या ये नमक उससे नमक क्या है, BP में क्या है, कैसे है। हल्दी पे पूरा पेज, करक्यूमिन है, ये है। तो हम ऐसे स्पेशल स्टोरी करते हैं। तो हमने एक बार तरह तरह के हमने स्टोरीज करते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस ये रहता है कि हमारा एक पेज होता है टिप्स ट्रिक्स एंड आइडिया। तो टेक की चीज़ें हम बताते हैं, नए नए फीचर व्हाट्सएप के क्या क्या हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप में आप स्टार कर सकते हैं कुछ, जिसको आपने बार बार आपने रेफर करना है। लोगों को पता ही नहीं है कि आप मैसेज एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो इंपॉर्टेंट 3-4 चैट्स हैं आपकी फैमिली की या बॉस की या आपकी बिजनेस ग्रुप की, आप उसको पिन करके ऊपर रख सकते हैं। हमने वो सारे लोगों को बताते हैं। आपकी प्राइवेसी की चीज़ें हैं, तो आपके मोबाइल में क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, हैकिंग से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं, कैसे डिजिटल अरेस्ट में आप कैसे बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें छापने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसने का नहीं। आपने क्या करना है, QR कोड को पैसा भेजना है, पैसा प्राप्त करना है तो QR कोड आपने स्कैन नहीं करना। हाँ, और क्या। इसको बार बार छापा हमने। तो ये सब काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, हमने बहुत आंदोलन किया, बहुत हमने भंडाफोड़ पत्रकारिता नहीं की, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें की। जैसे मान लीजिए हमारा एक हेल्थ का पेज, हम अक्सर हेल्थ का भी देते हैं, बाकी चीज़ें भी देते हैं। जैसे गूगल लेंस का कैसे यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप गूगल लेंस का यूज़ कर सकते हैं। गूगल लेंस के ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को, जो फ़ोटो लेके उसको एडिटेबल टेक्स्ट में बदल सकते हैं, या किसी भी पौधे पे आप कर रहे हैं तो उस पौधे का नाम आ सकता है। किसी भी उसमें किसी भी चीज़ को आप, या रिवर्स आप फेक न्यूज़ को जानना हो तो रिवर्स इमेज से आप कैसे सर्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ें छापते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मनी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि आपको बेसिक
आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लीजिए। लोग कहते हैं कि हम इंश्योरेंस में प्रीमियम दे रहे हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट अलग है, इंश्योरेंस अलग है। जो जिस तरह की इंश्योरेंस बेची जाती है बैंकों से, एजेंटों में, वो सब में वो अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए काम नहीं कर रहे। आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, उसमें मिनिमम, उसमें प्रीमियम भी बहुत कम होता है, लेकिन एजेंट को भी बहुत कम मिलता है, और ऑनलाइन ले सकते हैं आजकल, बहुत आसान है। लेकिन उसको कोई बेचेगा नहीं। सरकार ने बहुत सारी चीजें, अटल अटल पेंशन योजना शुरू की है, गरीब आदमी को पता ही नहीं है। हमने उनके बारे में बताया कि बैंक में जाइए, कमर्शियल बैंकों में, सारे बैंकों में ये है, 30 रुपए कटते हैं हर तिमाही पे। और कितने रुपए हैं पेंशन उसमें, अटल पेंशन में? उसमें कुछ मेरे को पूरा भी पूरा याद नहीं है, तो हमने इस सब के बारे में बताया। सस्ते और फ्री इलाज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कौन कौन से सरकारी और वो सब तरीके हैं, हमने सब बताया। आयुष्मान कार्ड का जब दिल्ली में भी शुरू हुआ तो हमने पूरा सारा बताया, 70 साल वालों के लिए हुआ, तो ये सारा छाप के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, हमने क्रांति नहीं की। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, उनके पास घर तो होता है, लेकिन बेटा नहीं है, बेटा परवाह नहीं कर रहा, बेटा विदेश में चला गया, दूसरे शहर में चला गया, उनके घर का खर्चा कैसे चले? वो सरकारी जॉब में भी नहीं थे, उनकी पेंशन भी नहीं है। अब लोगों को पता ही नहीं है, रिवर्स मॉर्टगेज है। आप अपना घर बैंक को गिरवी रखिए, और बैंक आपको 1 करोड़ का मकान है तो आपको 1 लाख रुपया हर महीने देगा। आप रहिए जब तक जिंदा रहे, आपका घर तो चल गया, आप हैंड टू माउथ है। बिल्कुल। अब लोगों को पता ही नहीं है। ये सब छाप के बड़ा अच्छा लगता है। किसी का भी काम का आए, स्कॉलरशिप्स के बारे में छाप के बड़ा अच्छा लगता है, हेल्पलाइंस छाप के बहुत अच्छा लगता है। और हेल्पलाइंस को सारा चेकिंग करके, एक एक फोन, हम टीम को कहता हूँ फोन कीजिए, उनसे पूछिए कि कितने बजे से कितने बजे तक है, लंच टाइम है कि नहीं है, किस दिन काम करेगी, किस दिन नहीं करेगी, क्या क्या काम, आप क्या क्या सुविधा देंगे, क्या क्या नहीं देंगे, ये सब पूछ के वेरीफाई करके तब छपेगा। कुछ हेल्पलाइन तो ऐसी हैं सर, जब फोन मिलाओ कोई उठाते, कोई तो वो फोन नहीं ही छापते हम, मिलता। और उसके बारे में हम छापते भी हैं खबर, ये काम नहीं करती। बिल्कुल, बहुत और सारी है। सारे मीडिया में छपती है वुमेन एम्पावरमेंट बिना की एक चेक किए, लाइन है, वो भाई साहब, वो एम्पावरमेंट की लाइन है, वो उसमें रिंग ही नहीं जाती। रिंग नहीं जाती। रिंग नहीं जाती। तो हम सिर्फ वही छापते हैं जो काम करती है, क्या करती है क्या नहीं करती ये भी देते हैं। ये हमारा यूएसपी है। इस तरह से कोई नहीं करेगा, क्योंकि एक पैशन है कि हम आम आदमी के लिए करें। आपको एक बात बताइए, जो जैसे नए लोग, नया कोई लड़का जो इस समय देख रहा हो, जिसको बनना हो पत्रकार, तो क्या ऐसा करे ताकि उसको उसको पत्रकार बन सके वो? पहली बात तो ये कि उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक आम आदमी देखेगा और देखेगा रोड है और पेड़ है और चारों ओर पूरा सीमेंटेड है, ठीक है, लेकिन एक पत्रकार देखेगा, भाई इसको फिर हवा पानी कैसे मिलेगी, तो मर जाएगा, वो खबर बना लेगा 1 मिनट में। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है बाकी लोगों से अलग होनी चाहिए। आपको वो दिख रहा है जो कई लोगों को नहीं दिख रहा। आपकी वो आंख होनी चाहिए, वो कान होने चाहिए। कोई आप पब्लिक प्लेस में कोई जा रहा है, आपको कहीं कहीं से क्लू मिल जाता है। जैसे मैं स्टोरी आइडियाज निकालता हूँ, अपने रिश्तेदारों से बात करते करते निकल जाते हैं, बच्चे से बात करते करते आइडियाज निकलते हैं, कहाँ कहाँ से निकल जाते हैं। आपका एक चैनल सेट हो जाता है कि आप आइडियाज निकलते हैं, और वो आइडियाज अमेजिंग होते हैं। फिर आपको मजा आ जाता है कि वो आइडियाज पे काम करके। तो नंबर 1 आपको ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका जिस भाषा में आप काम करने जा रहे हैं उस भाषा में कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये भाषा का खेल है। लेकिन हिंदी में अगर पत्रकार है, हिंदी के ज़्यादातर पत्रकार सोचते हैं कि हमारा जो बनना चाहते हैं कि हमारा हिंदी में कमांड अच्छा है तो ठीक है। नहीं, हिंदी के पत्रकार के लिए दोहरी चुनौती है, उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत गलती, बहुत मैंने जब इंटरव्यू करता हूँ, टेस्ट लेते हैं, तो हमें एक गलती देखी है। वो हिंदी में अच्छे हैं, वो सोचते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। आजकल जो जितना फर्स्ट न्यूज़ आती है वो इंग्लिश में आती है, प्रेस रिलीज आएगी इंग्लिश में आएगी, बहुत सारा जो ओरिजिनल सोर्सेस हैं न्यूज़ के वो इंग्लिश में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है आप पकड़ नहीं पाएंगे, इंग्लिश के स्लैंग नहीं जानते तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। और आजकल बिजनेस और इकोनॉमिक्स, आजकल आपको पता है मनी सेंट्रिक है सारा बिजनेस, इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी है, वो बिजनेस, सारा बिजनेस है। आजकल कोई किसी पे राज नहीं करता, किसी देश पर कब्जा नहीं करता, बिजनेस पे कब्जा करता है। सारी पॉलिटिक्स बिजनेस ओरिएंटेड है। तो थोड़ी आपकी इकोनॉमिक्स अगर अच्छी होगी तो आप अच्छा रहेगा।
और चैट जीपीटी से थोड़ा दूर रहे। तीसरा, हाँ, ये भी सही बात है, दूर नहीं रहे, आपको रैशनल यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क के दिन चले गए। तो तीसरा, आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए। अगर आपको, जैसे मैं भी इतना हूँ, मैं एप्पल वॉच यूज़ करूँगा, मैं एप्पल पेंसिल यूज़ करूँगा, आईपैड यूज़ करूँगा, आईफोन यूज़ करूँगा, बेस्ट ऑफ टेक। चलिए आप ये महंगी चीज़ें मत कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है टेक की दुनिया में, क्या है, कैसे यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप टेक्निकली साउंड नहीं है, तो आप इफेक्टिवली आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। फिर आपकी जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है तो 7-8 अरब है, तो आपको ये नहीं है क्योंकि आप बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। जर्नलिस्ट वो जर्नलिस्ट भी होता है जिसको हर विषय का थोड़ा-थोड़ा पता होता है। किसी एक का माहिर हो सकते हो सकता है आपकी एजुकेशन में माहिर हो, आप क्राइम रिपोर्टिंग में माहिर हो सकते हैं, आप पॉलिटिकल में एनालिसिस आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका ओवरऑल आपका जो है ना जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आपको बहुत काम आता है। अगर नहीं तो आप, कई बार हम लोग एंकर्स देखते हैं या कई लोग ऐसे देखते हैं कैसी-कैसी गलतियाँ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में आता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। आपको कहेगी कि कैमरे के सामने प्रोसीडिंग हुई, नहीं, ये तो वो होता है जो बंद कमरे में होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फँस जाएँगे। तो जीके अच्छी होनी चाहिए। यही बेसिक चीज़ें हैं, जीके अच्छी होनी चाहिए और न्यूज़ सोर्सेस रिलायबल होने चाहिए। आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएँ, चाहे 3 तरह का मीडिया है, आपको पता है, एक डिजिटल मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी है, जी, एक प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया भी है। आपको अखबार, मैं फिर भी कहूँगा अखबार पढ़ना चाहिए। अगर आप खाली, क्योंकि ना अखबार आपको एक तरह से क्यूरेट करके, हम लोग जब अखबार बनाते हैं तो बड़ा सोचते हैं पेज 1 पे कौन-सी खबर जानी है, अंदर कौन-सी आनी है। पेज 1 पे पढ़े तो सबसे इम्पोर्टेंट खबरें आपको मिल जाएँ। तो जो एक क्यूरेशन होता है ना, चाहे हर अखबार में आपको अलग-अलग तरह से अखबार, लेकिन फिर भी जब एक होल पैकेज है ना, वो अखबार में मिलता है। आपको एक अखबार, अंग्रेज़ी का अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में हैं, लेकिन एक अखबार अगर आप रोज़ पढ़ते हैं और एडिट पे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सिर्फ़ सम न्यूज़ नहीं, आपको सोचने समझने वाला बनना है। वो आप एडिट पेज से आता है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुझे बात करके। इट वाज़ अ वंडरफुल थैंक यू। कन्वर्सेशन और जल्दी ही दोबारा करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको क्योंकि आप बहुत-बहुत रिटायर हुए शुक्रिया। हैं, अब नया करियर देखते हैं आप क्या बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।